मॉन्टे येमनोर के एंट्रेंस पर एक यंग लड़का बैठा था, थोड़ा सा कांपता हुआ और डिस्टर्ब्ड। उसका नाम एक्सेन था, एक ट्रांसमाइग्रेटर जो मॉडर्न दुनिया से आया था और अभी अभी उसे उस बॉडी की पूरी हिस्ट्री पता चली थी जिसका नाम भी वही शेयर कर रहा था। वो बॉडी ये फैमिली के चीफ के एक इलेजिटिमेट बेटे की थी, वीक और पूरा कावर्ड। वो बिना माँ के बड़ा हुआ था और उसे ये सरनेम यूज करने की भी परमिशन नहीं थी। यहाँ तक कि खुद फैमिली का चीफ भी उससे नफरत करता था। और लॉन्गवन नेशन में, जहां मार्शल स्ट्रेंथ को कल्चर से ज्यादा वैल्यू दी जाती थी, उसके पास कल्टिवेशन के लिए बेसिक स्पिरिचुअल रूट्स तक नहीं थे। इतने सारे नेगेटिव फैक्टर्स के साथ वो मैंशन में ऐसा इंसान बन चुका था जिसे कोई भी बिना डर के डरा धमका सकता था। रिसेंटली वो लड़का पानी में गिर गया था और ऑलमोस्ट डूब ही गया था। उसी मोमेंट पर एक्सायन उसके बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट हुआ। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ मारा और गाली देते हुए पूछा, यहाँ क्या कर रहा है? साथ ही उसकी माँ का मजाक उड़ाया। क्या अपनी उस माँ के बारे में सोच रहा है जिसका कोई पता ही नहीं? कुछ और आदमी पास आए और हंसने लगे। बोले शायद इसकी माँ कोई रोड साइड औरत थी या फिर किसी ब्रोथल की लड़की, किसी को क्या पता। ये सुनकर एक्सेन इरिटेट हो गया और बोला, सब चुप हो जाओ। एक आदमी शॉक हो गया, ये पागल हो गया है क्या? या मैंने सही सुना? ये कावड़ हमें इंसल्ट कर रहा है। एक्सेन ने ठंडी नजर से उन्हें देखा और बोला, तुमने गलत नहीं सुना और अगर डाउट है तो मैं फिर से बोल सकता हूँ। फिर उसने साफ साफ कहा, अपनी बकवास अभी के अभी बंद करो। जो आदमी उसका मजाक उड़ा रहा था वो गुस्से में आ गया। उसने उसकी कॉलर पकड़ ली। लगता है तुझे लेसन चाहिए। एक्सायन ने सोचा कि वो भी पलटकर मारना चाहता है लेकिन उसके पास ताकत ही नहीं थी। तभी अचानक एक और आवाज आई, तुम लोग क्या कर रहे हो? तीनों ने मुड़कर देखा। एक यंग लड़की उनकी तरफ इशारा कर रही थी और वही सवाल रिपीट कर रही थी। उसने कहा, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं, ये अभी भी फैमिली चीफ का बेटा है। अगर तुमने इसे परेशान किया तो मैं मैडम को कंप्लेंट कर दूंगी। वो लड़की थी येक फैंग, 16 साल की और उसका कल्टिवेशन लेवल वुड ING था। एक लड़के ने धीरे से अपने लीडर से कहा, ये सिर्फ किचन की अप्रेंटिस है लेकिन मैडम इसे काफी पसंद करती है, बेटर है प्रॉब्लम ना ले। ये सुनकर उन्होंने एक्सायन को छोड़ दिया और भाग गए, जाते जाते धमकी देते हुए, बाहर मिला तो फिर मारेंगे। बाकी लोग अपने बड़े भाई को शांत करने लगे। उस जैसे कचरे के लिए रिस्क लेना बेकार है। तभी फैंग उसके पास आई, हाथ बढ़ाकर बोली, तुम ठीक हो एक्सायन? एक्सेन ने उसे देखा और लेफ्ट ओवर मेमोरी से पहचान लिया। वो किचन की लड़की थी, मैंशन में एकमात्र इंसान जो उससे थोड़ा अच्छा बिहेव करती थी, शायद क्योंकि उसका खुद का स्टेटस भी लो था। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, एक अजीब सी एनर्जी उसकी पाम को घेरने लगी और उसकी आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन आ गया, डिसाइपल लीजर सिस्टम एक्टिवेटेड। एक्सायन थोड़ा शॉक हुआ, फिर सोचा, हाँ ये तो नॉर्मल है, ट्रांसमाइग्रेशन हुआ है तो सिस्टम होना कोई बड़ी बात नहीं। सिस्टम बोला, तुम डिसाइपल्स रिक्रूट कर सकते हो। जैसे जैसे वो लाइफ और लीजर स्किल्स सीखेंगी तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। उनका लेवल और तुम्हारा लेवल बढ़ने के साथ न्यू डिसाइपल्स और स्किल्स अनलॉक होंगे। अवेलेबल स्लॉट्स, 1 बिगिनर टास्क, जल्दी से एक स्किल्ड डिसाइपल रिक्रूट करो। एक्सेन हैरान, क्या लीजर एक्टिविटीज से भी लेवल अप होगा? उधर फैंग क्यूरियस होकर झुकी, तुम क्या देख रहे हो? इतने देर से खड़े हो? एक्सेन ने उसकी तरफ देखा और समझ गया डिसाइपल तो सामने ही है। वो मुस्कुराया, क्या तुम मेरी डिसाइपल बनना चाहोगी? फैंग कंफ्यूज्ड, तुम ठीक हो? गिरते वक्त सिर तो नहीं लगा? अजीब बातें कर रहे हो, यहाँ तो तुम्हें डिसाइपल होना चाहिए। फिर वो हल्का सा हंसी, चलो अगर इससे तुम्हें अच्छा लगता है तो ठीक है, मैं मान जाती हूँ। वो हाथ हिलाते हुए वापस किचन की तरफ चली गई। जैसे ही वो गई, एक एनर्जी एक्सेन के शरीर को घेरने लगी। सिस्टम नोटिफाई करता है, डिसाइपल सक्सेसफुली रिक्रूटेड, येक फैंग, लीजर स्किल, कुकिंग, रिवॉर्ड, स्पिरिचुअल रूट्स एक्टिवेटेड। जैसे ही येक फैंग अंडे पकाएगी तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर बाद किचन के अंदर उबले अंडों की खुशबू फैल गई। हेड शेफ ने पूछा, क्या तैयार है? फैंग बोली, हाँ, और तुरंत उन्हें सर्व करने दौड़ गई। बाहर एक्सेन चुपचाप सब देख रहा था और उसने नोटिस किया कि उसका एक्सपीरियंस हर सेकंड प्लस 1 बढ़ रहा है। वो धीरे से बोला, सच में मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है। फैंग लगातार कुकिंग करती रही, पूरा डिनर तैयार कर दिया। बाकी कुक्स उसे देख रही थी और आपस में बात कर रही थी। उनमें से एक ने हेड शेफ से कहा, ये लड़की कितनी बेवकूफ है, अपना पैसा खर्च करके 3 लोगों का खाना बना रही है। हेड शेफ ने कंधे उचकाए और बोली, हाँ है तो बेवकूफ, लेकिन उसे ऐसे ही रहने दो, इससे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पैसे भी मिलेंगे। बाहर अचानक एक चमक पूरे एरिया में फैलने लगती है और एक्सेन का एक्सपीरियंस तेजी से बढ़ने लगता है। सिस्टम कंग्रेचुलेट करता है, डिसाइपल की कुकिंग स्किल इम्प्रूव हो गई है, बधाई हो, तुम एंट्री लेवल पर पहुंच गए हो। मुस्कुराते हुए एक्सायन जोर से हंसता है और चिल्लाता है, इससे और खाना बनवाना पड़ेगा, शायद पूरे शहर के लिए खाना बनवा दूं। तभी उसके सामने एक और विंडो खुलती है। एक लीजर स्किल चुनो, वीविंग, पेंटिंग, म्यूजिक, चेस, आर्किटेक्चर, फिशिंग,
फॉर्जिंग या मेडिसिन। वो सोचता है कि इस दुनिया में जो भी सीधा लड़ाई से जुड़ा नहीं है वो सब लीजर स्किल में आता है और रैंडमली फिशिंग चुन लेता है। फिर वो लेक के पास जाकर बैठता है, फिशिंग लाइन पानी में डालता है, लेकिन थोड़ी देर बाद कंप्लेन करने लगता है कि ये सोचा था उससे भी ज्यादा बोरिंग है। वो बड़बड़ाता है, ऊपर से सच में मछली पकड़नी पड़ेगी तभी एक्सपीरियंस मिलेगा, और देखते देखते दोपहर हो जाती है लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिलती। अचानक लाइन खींचती है, वो घबरा कर चिल्लाता है, आखिरकार मछली मिल गई, और जोर से खींचता है पकड़ने के लिए। तभी दूर से बचाओ की आवाज आती है। उसका ध्यान भटक जाता है और मछली सीधा उसके चेहरे पर आकर लगती है। वो कंफ्यूज होकर उठता है, ये आवाज किसकी थी? चारों तरफ देखता है लेकिन कोई नजर नहीं आता। फिर भी उसे यकीन होता है कि उसने मदद की आवाज सुनी थी। उसे लगता है आवाज लेक के पास एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर से आई थी और वो तुरंत उधर बढ़ता है। उधर येक फैंग को जोर से दीवार पर फेंका जाता है। वो घायल और डरी हुई पूछती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? उन तीनों का लीडर पागलों जैसा चेहरा बनाकर हंस रहा होता है। तुम्हें वही मिल रहा है जो तुम्हारे लायक है। उस दिन दखल देने का यही नतीजा है। वो उसे गालियां देता है और कहता है, आज रात तुझसे पूरा हिसाब लूंगा। फिर हाथ बढ़ाकर गंदी मुस्कान के साथ बोलता है, अब प्यार से अपना हिसाब लेता हूँ। तभी अचानक उसके सिर पर जोरदार वार होता है और वो सीधा खिड़की से बाहर जा गिरता है। एक्सेन अचानक उनके बीच खड़ा होता है। उसने लीडर को इतनी आसानी से उड़ा दिया कि सब दंग रह जाते हैं। एक आदमी गुस्से में चिल्लाता है, ये कचरा हमारे बॉस पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? एक्सेन खुद को देखकर हैरान होता है, मैं सच में लेवल अप हो गया हूँ। ये ताकत कमाल की है, मेरे पैर भी पहले से ज्यादा मजबूत है। तभी एक आदमी उसकी तरफ दौड़ता है, तू हमें इग्नोर कर रहा है क्या? लेकिन अगले ही पल एक्सायन उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। वो आदमी घबरा जाता है, कहा गया ये? तभी एक्सेन उसके पीछे खड़ा होकर धीरे से बोलता है, मेरी स्पीड भी काफी बढ़ गई है। दुश्मन डर से पसीना पसीना हो जाता है। ये नामुमकिन है। दूसरा आदमी पीछे से हमला करने आता है। डरना मत, ये बस फैमिली चीफ का बेटा है। और दोनों एक साथ हमला करते हैं। इस बार ये नहीं बचेगा। लेकिन एक्सेन बस एक कदम पीछे हटता है और अगले ही पल दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं। उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। मौका देखकर एक्सेन एक पंच मारता है, एक को दूर उड़ा देता है और दूसरे को सीधा सेंसिटिव जगह पर किक मारता है। वो दर्द से घुटनों पर गिर जाता है। थोड़ी पिटाई के बाद तीनों बेइज्जत होकर पीछे हटते हैं। रुक जा, अगली बार ऐसा नहीं होगा, और भाग जाते हैं। फैंग शॉक में उसके पास दौड़ती है, क्या तुम सच में एक्सायन हो? वो कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा क्योंकि वो तीनों एंट्री लेवल कल्टिवेटर्स थे। वो हैरान होकर पूछती है, तुमने सिर्फ एक दिन में इतनी ताकत कैसे पाली? फिर उसे याद आता है जब उसने उसे डिसाइपल बनने को कहा था, और धीरे धीरे सब उसके दिमाग में कनेक्ट होने लगता है। शौक में वो उसके सामने घुटनों पर बैठ जाती है। मास्टर, माफ कर दीजिए, मैंने आपको समझा नहीं और आपको परेशान भी किया। आज भी मैंने आपसे मदद मांगी। एक्सेन हल्का सा साय करता है, हाथ बढ़ाता है, उठो, इसकी जरूरत नहीं है, तुम पहली थी जिसने मेरी मदद की थी। दोनों साथ चलने लगते हैं और एक्सेन पूछता है, क्या जिनके पास स्पिरिचुअल रूट्स नहीं होते वो कभी उन्हें अवेकन नहीं कर सकते? फैंग जवाब देती है, लॉन्गवन की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आज तुमने एक रूल तोड़ दिया है। वो आगे कहती है, अगर मैंशन को पता चल गया कि एक बेकार समझा जाने वाला लगभग 20 साल का लड़का जिसने अभी तक शादी भी नहीं की, उसने स्पिरिचुअल रूट्स अवेकन कर ली है, तो सबका एटीट्यूड तुम्हारे लिए बदल जाएगा। एक्सेन कंफ्यूज हो जाता है, ये तारीफ थी या इंसल्ट? जैसे ही वो मैंशन में वापस आते हैं, अचानक आवाज आती है, रुको। बटलर गुस्से में चिल्लाता है, अब दर्द हो रहा है? पहले सोचना चाहिए था। मैडम ने तेरे खाने की तारीफ कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे डिसिप्लिन नहीं कर सकता। वो और गुस्से में बोलता है, तूने दूसरे यंग मास्टर के सर्वेंट्स के साथ पंगा लिया है। एक्सेन गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है और जोर से दबाने लगता है। किसने परमिशन दी तुम्हें मेरी डिसाइपल को डरा धमकाने की? बटलर दर्द से चिल्लाने लगता है, मेरा हाथ, कलाई टूट जाएगी। यंग मास्टर एक्सायन, छोड़ दीजिए। तभी एक और आवाज आती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? बाहर भी तमाशा किया और अब यहाँ भी? वो थी मैंशन की दूसरी मालकिन ल्यूई। एक्सेन शांत रहते हुए बोलता है, आप थोड़ा समझदारी से सोच सकती हैं। बाहर सर्वेंट्स उसे तंग कर रहे थे और अब ये भी वही कर रहा है। मैंने बस इसका हाथ हल्का सा पकड़ा है, इसमें गलत क्या है? ये सुनकर ल्यूई चिढ़ जाती है, लगता है आज तुम बहुत हिम्मती हो गए हो। एक्सेन, प्रॉब्लम्स भी कर रहे हो और मुझे जवाब भी दे रहे हो। तभी एक और आदमी आगे आता है, माँ, इससे बात करने का क्या फायदा? इसे अभी के अभी मैंशन से बाहर फेंक दो। वो था दूसरा यंग मास्टर, ये बीए। वो गुस्से में बोलता है, ऐसा बेकार इंसान इस मैंशन में रहना ही फैमिली के लिए शर्म है। अब इसने सर्वेंट को भी चोट पहुंचा दी, इसे निकाल देना ही सही है। लेकिन तभी ल्यूई बोलती है, ऐसे फैसला नहीं होगा। दोनों की सैलरी 3 महीने के लिए काट दी जाएगी, बाकी फैसला फैमिली चीफ के आने पर होगा। बटलर दर्द में सोचता है, ये लड़का आज बच गया, लेकिन ये अचानक इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? जो खुद ठीक से कुछ पकड़ भी नहीं सकता था, वो आज इतना ताकतवर कैसे हो गया? उधर ये भी अपनी माँ से गुस्से में बोलता है, हम इसे ऐसे जाने नहीं दे सकते।
कब से लोग हमें ऐसे दबाने लगे? वो आगे कहता है, सर्वेंट्स ने बताया कि ये अचानक लड़ाई में स्ट्रांग हो गया। कहीं इसने स्पिरिचुअल रूट्स अवेकन तो नहीं कर ली? अगर ये सच हुआ तो मैंशन में पावर बैलेंस पूरी तरह बदल सकता है। ल्यूई ठंडे अंदाज में बोलती है, मुझे सब पता है, लेकिन फिक्र मत करो, वो कचरा अचानक स्पिरिचुअल रूट्स अवेकन नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा उसने कोई बेसिक टेक्निक चुपके से सीख ली होगी और सर्वेंट्स को सरप्राइज कर दिया। फिर वो गुस्से में कहती है, पिछली बार जब वो पानी में गिरा था वो एक्सीडेंट हमने ही प्लान किया था, लेकिन पता नहीं कैसे वो बच गया। अब से उस पर नजर रखो, मुझे जानना है वो क्या ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहा है, और अगर उसे सीधे नहीं हटा सकते तो मैंशन के बाहर कुछ हो जाए तो उसे एक्सीडेंट बना सकते हैं। अगली सुबह कुछ लोग किचन के बाहर खड़े होकर देख रहे होते हैं। एक और आदमी आता है, क्या चल रहा है यहाँ? वो लोग कहते हैं, उस लड़की ने कहा है कि वो पूरी मैंशन का खाना अकेले बनाएगी। कितना घमंड है इसमें। अंदर के फैंग दोनों हाथों में चाकू पकड़कर खड़ी होती है, पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ। अचानक उसकी हरकतें लाइटनिंग जैसी तेज हो जाती है, हर चीज को इतनी स्पीड और एक्यूरेसी से काटती है जैसे कोई एक्सपर्ट तलवारबाज हो। बाहर खड़े सर्वेंट्स डर जाते हैं, ये कैसी किलिंग इंटेंट है? ये सच में कुकिंग है या कुछ और? अगर ये ऐसे ही चलती रही तो कहीं हम ही डिनर में सर्व ना हो जाए। उधर एक्सेन आराम से लेटा हुआ होता है, तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, तुम्हारी डिसाइपल किफैंग अब अप्रेंटिस लेवल पर पहुंच गई है। इसके साथ ही उसका एक्सपीरियंस पहले से बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। सिस्टम फिर अनाउंस करता है, तुम मेन लेवल पर पहुंच गए हो, अब डिसाइपल स्लॉट्स बढ़ गए हैं, अब तुम एक और डिसाइपल रिक्रूट कर सकते हो। नई स्किल अनलॉक हुई है, आयरन स्टमक, लोहे का पेट। इससे तुम खाने के जरिए एट्रीब्यूट्स और स्किल्स एब्जॉर्ब कर सकते हो। कूल डाउन 1 घंटा। ये सुनकर एक्सेन उठ जाता है, ये तो कमाल हो गया, लेकिन सबसे डेंजरस स्किल ये आयरन स्टमक है। इसका मतलब मैं जो खाऊंगा उसकी पावर ले सकता हूँ। एक्साइटेड होकर वो मार्केट की एक शॉप में जाता है। शॉपकीपर उसे देखकर हैरान होता है, अरे तुम यहाँ, तुम जैसे लड़के को इस छोटी सी दुकान में क्या काम? एक्सेन ठंडे अंदाज में बोलता है, तुम्हारी सबसे पावरफुल टेक्निक चाहिए मुझे। शॉपकीपर उसे घूरता है, तू मार्शल आर्ट्स में तो तू जीरो है, शायद अभी तक उस पानी में गिरने का असर दिमाग से गया नहीं। वो पीछे मुड़कर आवाज लगाता है, एल यूचू इधर आओ। 17 साल की लड़की आती है, यूजिंग लेवल कल्टिवेटर। वो एक सिंपल मैनुअल टेबल पर रखती है, ये बेसिक बिगिनर टेक्निक है। एक्सेन चीज जाता है, मैंने सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक मांगी थी, बच्चों वाली नहीं। यूचू ठंडे अंदाज में बोलती है, अगर तुम 5 साल में ये बेसिक टेक्निक सीख लो तो खुद को लकी समझना। तभी एक्सेन चुपचाप पैसे की एक मोटी गड्डी टेबल पर रख देता है। शॉपकीपर की आंखें चमक उठती है लालच से। वो तुरंत यूचू को डांटता है, ऐसे बात करते हैं तुम यंग मास्टर से? जाओ तुरंत सबसे पावरफुल टेक्निक लेकर आओ। यूचू मन मारकर शेल्फ के पास जाती है, एक एडवांस्ड मैनुअल निकालती है और नफरत भरे अंदाज में बोलती है, इतने सालों में मैंने तुम जैसा लालची और निकम्मा इंसान नहीं देखा। मैनुअल देते हुए वो कहती है, अगर मरने से पहले इसे सीख लिया तो वापस आकर मिलना, अगर मैं तब तक जिंदा रही तो। ये पूरे एक रिल्म की टेक्निक है। फिर वो ताना मारते हुए कहती है, मैं बाहर जाकर बाल धोने जा रही हूँ। तभी एक्सेन उसकी तरफ इशारा करता है, तुमने अभी अपना वर्ड दिया है और शॉपकीपर ने भी सुना है। यूचू ठंडे अंदाज में बोलती है, हाँ जो कहा है वो पूरी जिंदगी निभाऊंगी। एक्सेन बिना रुके मैनुअल खोलता है और कहता है, इतना वेट करने की जरूरत नहीं, अभी डिसाइड कर लेते हैं। फिर वो सीधा मुंह खोलकर उस टेक्निक को खाने लगता है। दोनों शौक में उसे देखते रह जाते हैं, ये क्या कर रहा है? जब वो पूरा मैनुअल खा जाता है, शॉपकीपर की आंखें फटी रह जाती है, इसने सच में खा लिया। एक्सेन थम्स अप देता है, हंसता है, फिर अचानक झुक जाता है, थोड़ा अजीब लग रहा है। अचानक उसके शरीर के अंदर से भयंकर एनर्जी एक्सप्लोड होती है, पूरी दुकान हिल जाती है। हवा में दबाव इतना बढ़ जाता है कि सब कुछ बिखरने लगता है। उसकी ताकत तेजी से बढ़ती है और वो बिजली की तरह स्पीड से भागता है। पूरे शहर में घूमकर कुछ ही सेकंड में वापस दुकान पर आ जाता है। शॉपकीपर हक्का बक्का रह जाता है, ये तो अपने पुरखों को कब्र से जिंदा होते देखने से भी ज्यादा शॉकिंग है। बिना स्पिरिचुअल रूट्स के कोई इस लेवल की टेक्निक मास्टर कर ले, ये नामुमकिन है। इसका मतलब सिर्फ एक है, ये लड़का कोई असली जीनियस है। यूचू थककर सांस लेती है, ठीक है मैं मान गई। शॉपकीपर गुस्से में बोलता है, ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। लेकिन आसपास लोग इकट्ठा होने लगते हैं, लगता है कोई शर्त हारी है। लोग बातें करते हैं, शर्त ये थी कि ये लड़का रियल टेक्निक नहीं सीख पाएगा, लेकिन इसने तो एक पल में सीख ली। एक्सेन आगे बढ़ता है, बस करो अब। फिर वो यूचू से पूछता है, तुम्हारे पास कोई स्पेशल स्किल या हॉबी है? वो कंफ्यूज हो जाती है, अचानक ये सवाल क्यों? दोनों साइड में जाते हैं और वो जवाब देती है, मैं मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन लिखना और पैंटी एनजी करना पसंद है। एक्सेन मुस्कुराता है, ठीक है, क्या तुम मेरी डिसाइपल बनना चाहोगी? अगर मान गई तो ये शर्त यही खत्म। यूचू थोड़ा कंफ्यूज होकर मान जाती है, ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे मार्शल आर्ट सिखाओगे? एक्सेन चलते हुए बोलता है, नहीं,
बस लिखना और पेंटिंग पर फोकस करो। वो उसे जाते हुए देखती रहती है। ये मास्टर थोड़ा अजीब है। चलते हुए एक्सेन को सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है, डिसाइपल सक्सेसफुली रिक्रूटेड, लिu यूचू, लेवल विंग, स्किल, कैलीग्राफी और पेंटिंग। एक्सेन अपने हाथ में किताबें पकड़कर बोलता है, मैंने काफी टेक्निक्स खा ली है, लेकिन ये आयरन स्टमक की कूल डाउन बहुत लंबी है, काश ये जल्दी रीसेट होती। वो एक और किताब खा लेता है, लेकिन डाइजेस्ट होने से पहले ही एक जानवर उस पर हमला करता है और जोर से जमीन पर पटक देता है। थोड़ी दूरी पर दो लोग छिपकर देख रहे होते हैं। उनमें से एक शेनु बोलता है, तो ये वही लड़का है जिसका यी बीए ने जिक्र किया था, इतना कमजोर, एक ही वार में गिर गया और हमने रूल्स तोड़कर एक लो लेवल डीमन छोड़ दिया। यी बीए बोलता है, चिंता मत करो, बाद में रिवॉर्ड मिलेगा। शेनु पूछता है, लेकिन वापस जाकर क्या बोलेंगे? यी बीए हंसता है, क्या देंगे, डीमन कंट्रोल से बाहर हो गया, जब तक चेन आएगा तब तक ये मर चुका होगा। चेन डीमन सप्रेशन डिवीजन का जेलर, विंग लेवल का एक्सपर्ट था। तभी पीछे से आवाज आती है, कौन मरने वाला है? दोनों चौंक कर पीछे देखते हैं। एक्सेन बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है। शेनु शॉक में, ये कैसे पॉसिबल है? इसने लो लेवल डीमन का डायरेक्ट अटैक झेला और फिर बिना आवाज के हमारे पीछे आ गया। ऐसी टेक्निक मास्टर करने में लोगों को सालों लगते हैं। वो यी बीए से पूछता है, पक्का है इसके पास स्पिरिचुअल रूट्स नहीं? एक्सेन गुस्से में बोलता है, पानी में गिरने वाला इंसिडेंट भी तुम्हारा था, है ना? और अब फिर से मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। वो यी बीए को घूरता है, सच में मरना चाहते हो क्या? यी बीए डर कर कांपने लगता है। वो डीमन कहा गया, क्यों अटैक नहीं कर रहा? शेनु सामने इशारा करता है। वो देखता है डीमन पहले ही मारा जा चुका है, उसका सिर अलग पड़ा है। यी बीए शॉक में, एक ही अटैक में डीमन मर गया। शेनु तुरंत आगे बढ़ता है, अब मुझे खुद इससे लड़ना पड़ेगा। एक्सेन आसानी से अटैक डॉज कर लेता है और बोलता है कि लगता है ये आदमी एडवांस्ड रिल्म में है, इसे हराने पर अच्छी खासी एक्सपीरियंस मिलेगी। चेनु लगातार हमला करते हुए कहता है कि एक्सेन पागल हो गया है, क्योंकि अगर उसने कुछ दिन पहले ही अवेकन किया है तो उस लेवल तक पहुंचने में दशकों की ट्रेनिंग लगती है, लेकिन वो ये जानने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। एक्सेन उसके हमलों को ऐसे रोकता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो और काउंटर करते हुए एक मुक्का सीधे चेनु के चेहरे पर मारता है, जिसकी ताकत से वो कई मीटर दूर जा गिरता है। डर से कांपते हुए चेनु सोचता है कि एक्सेन की मार्शल आर्ट्स फाउंडेशन इतनी मजबूत कैसे हो सकती है। वो मन ही मन सोचता है कि यी बीए ने उससे झूठ बोला था, क्योंकि ऐसा स्किल लेवल पाने में दशकों की प्रैक्टिस लगती है, कुछ हफ्तों में नहीं। एक्सेन उसे जमीन पर कांपते हुए देखता है और धीरे धीरे पास आता है, कहते हुए कि लगता है जो किताबें उसने खाई थी वो काफी काम आई। वो कहता है कि लड़ाई के दौरान उसके मूव्स अपने आप निकल रहे थे। ये सुनकर चेनु घबरा जाता है और सोचता है कि वो इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता, उसे तुरंत भागना होगा। वो अपनी पूरी एनर्जी गैदर करता है और अपनी स्पीड टेक्निक एक्टिवेट करके पल भर में काफी दूरी बना लेता है। पीछे मुड़कर देखता है कि एक्सेन अभी भी वही खड़ा है, तो वो सोचता है कि वो बच गया, लेकिन अचानक एक्सेन उसके बगल में प्रकट हो जाता है। हाथ बांधे हुए पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। डर के मारे चेनु बुदबुदाता है कि ये नामुमकिन है। तभी एक्सेन उसका सिर पकड़कर जोर से जमीन में दे मारता है, इतनी ताकत से कि वो हिल भी नहीं पाता। दर्द से तड़पते हुए चेनु अपनी जान की भीख मांगने लगता है और एक्सेन को यंग हीरो कहकर पुकारता है। बोलता है कि वो सिर्फ एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है और अगर उसे मार दिया तो बड़ी मुसीबत होगी। एक्सेन थोड़ा हैरान होकर कहता है कि बात तो सही है, वो सच में एक अच्छा इंसान लगता है, लेकिन अगले ही पल वो गायब होकर फिर उसके सामने आ जाता है। चेनु शॉक में पूछता है कि क्या उसके हाथ में जो क्लॉस है वो उसी डीमन के हैं जिसे उसने मारा था। वो जल्दी जल्दी बोलता है कि वो उसकी भलाई के लिए कह रहा है, क्योंकि अगर उसने उसे मार दिया तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। लेकिन एक्सेन ठंडी नजर से जवाब देता है कि वो खुद को ऑफिसर कहता है, लेकिन यी बीए के साथ मिलकर हत्या और डीमन छोड़ने जैसी हरकत की है। एक्सेन कहता है कि इसलिए वो मौत के लायक है और आगे जोड़ता है कि सब कुछ पहले से प्लान था, अब बस वो ये कह देगा कि डीमन ने उसे मार दिया और वो खुद पास से गुजर रहा था, आवाज सुनकर आया और डीमन को खत्म कर दिया, इसलिए चेनु को मरते वक्त उसका शुक्रिया करना चाहिए। चेनु फिर से भीख मांगने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। माइंड जोन में वापस यी बीए कहता है कि अगर उसे जरा भी खतरा महसूस होता तो वो पहले ही भाग जाता। तभी वो खिड़की से एक्सेन को गुजरते देखता है और उसके चेहरे के भाव देखकर डर जाता है। उसकी माँ कहती है कि अगर वो बचपन से आलसी नहीं होता और एक्सेन की स्पिरिचुअल रूट चुराने के बाद ठीक से ट्रेनिंग करता तो अब तक दूसरे रियल में होता और उसे उस कचरे से डरना नहीं पड़ता। यी बीए कहता है कि चिंता की जरूरत नहीं है, उसने पहले ही एक्साइन की कंप्लेंट कर दी है और जल्द ही गवर्नमेंट उसे हत्या के आरोप में पकड़ लेगी। लेकिन उसकी माँ कहती है कि उस पर भरोसा मत करो, उसे धोखा दिया गया है। वो बताती है कि उसने डीमन सप्रेशन डिवीजन के एग्जामिनर से बात की है और उसने कंफर्म किया है
कि चेनो की लाश पर क्लॉस के निशान थे, जैसे उसे किसी डीमन ने मारा हो। इससे साफ है कि एक्सेन ने अपनी स्पिरिचुअल रूट्स अवेकन कर ली है। वो कहती है कि उसका टैलेंट बहुत खतरनाक है, इसलिए अब बेवकूफी भरे प्लान्स छोड़कर उसे जल्दी खत्म करने का तरीका ढूंढना होगा, इससे पहले कि वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि सिटी के गार्ड से भी ऊपर निकल जाए। तब तक ही बीए को उस पर नजर रखनी होगी। बाहर एक आदमी देख रहा होता है कि एक्सेन फिशिंग रॉड लेकर बैठा है। एक्सेन कुछ मछलियां एक छोटे बर्तन में डालता है और बोलता है कि सिस्टम ने सिर्फ ये बताया था कि फिशिंग से एक्सपीरियंस मिलता है, ये नहीं बताया कि मछली कहाँ से होनी चाहिए। तो अगर वो मार्केट से मछली खरीदकर फिर से पकड़े तो भी काम करना चाहिए। वो एक मछली पकड़ता है और खुश हो जाता है कि उसे सच में 4 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल गए। वो आदमी मैंशन में जाकर बताता है कि एक्सेन रोज बाजार से मछली खरीदता है और खुद की बाल्टी में बैठकर उन्हें पकड़ता है। लोग पूछते हैं कि क्या उसने कभी कोई सीक्रेट ट्रेनिंग देखी, लेकिन वो कहता है कि नहीं, वो बस यही करता है। ये भी एक गुस्से में पूछता है, आखिर ये लड़का कर क्या रहा है। वो हैरान होता है कि वो खुद इतनी ट्रेनिंग करता है फिर भी प्रोग्रेस स्लो है, लेकिन एक्सेन बिना कुछ किए तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो कहता है कि एक ही एक्सप्लेनेशन है, वो चीटिंग कर रहा है और इसका पता लगाना होगा। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसकी फिशिंग स्किल अब अप्रेंटिस लेवल पर पहुंच गई है और अब उसे स्पेशल एट्रीब्यूट्स वाली मछलियां मिल सकती है। लेकिन सिस्टम ये भी बताता है कि इस जगह से अब ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, उसे हायर लेवल फिशिंग स्पॉट ढूंढना होगा। ये सुनकर एक्सेन सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा कौन सा फिशिंग प्लेस होगा जो हाई लेवल माना जाए। अचानक एक सर्वेंट उसके पास आता है और कहता है कि उसके लिए एक चिट्ठी आई है। एक्सेन हैरान होकर सोचता है कि उसे कौन चिट्ठी भेजेगा और मजाक में कहता है कि कहीं कोई सीक्रेटली उससे प्यार करने वाली लड़की तो नहीं है। लेकिन जैसे ही वो खोलता है उसे पता चलता है कि ये डीमन सप्रेशन डिवीजन की सिलेक्शन का इनविटेशन है। वो सोचता है कि टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि उस डिवीजन का डायरेक्टर अभी हाल ही में उसके हाथों मारा गया है और भले ही कोई प्रूफ नहीं है, वहाँ के लोग उसे जरूर नफरत करेंगे। ये सब ये बीए और उसकी माँ का काम लगता है, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा मौका है जो खुद चल कर आया है और उसे मना करने की कोई वजह नहीं है। एक्सेन बैठा होता है कि फैंग के साथ और वो कहती है कि डीमन सप्रेशन डिवीजन की सिलेक्शन पास आ रही है और उसे समझ नहीं आता कि वो इतना शांत क्यों है। वो कहती है कि ये एक बहुत बड़ा मौका है और फिर भी वो जरा भी खुश नहीं लग रहा। एक्सेन उससे कहता है कि वो पहले अपनी बात सोच समझ कर बोले और पूछता है कि उसकी फैमिली स्टेटस को देखते हुए क्या उसे सच में लगता है कि उसके साथ कुछ अच्छा होगा, क्योंकि जब कुछ बहुत अच्छा लगता है तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। कि फैंग मान जाती है कि वो सही कह रहा है, लेकिन नोटिस करती है कि वो फिर से हवा में इशारा करते हुए खुद से बात कर रहा है और पूछती है कि वो क्या कर रहा है। इस पर एक्सेन कहता है कि उसे नहीं पता कि सिलेक्शन में उसे किस तरह के अपोनेंट्स मिलेंगे, इसलिए उसे पूरी तैयारी करनी होगी। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि फैंग की कुकिंग स्किल बढ़ गई है, स्पिरिचुअल रूट्स अनलॉक हो गई है और एक स्पेशल टैलेंट अनलॉक हुआ है, एक्सोटिक कुकिंग, जिसे सीखना पड़ेगा। ये एबिलिटी बताती है कि जब वो ये स्किल सीख लेगी तो वो अपने खाने में स्पिरिचुअल एनर्जी डाल पाएगी, जिससे खाने वाले को अटैक, डिफेंस, स्पीड या परसेप्शन जैसे बोनस मिलेंगे। और जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ेगा वो रेयर इंग्रेडिएंट से और भी एडवांस डिशेस बना पाएगी। ये सुनकर एक्सेन सोचने लगता है कि वो उसे ये स्किल कैसे सिखाए। तभी उसके सिर के ऊपर कुछ दिखाई देता है और वो उसे उंगलियों से पकड़ लेता है। सोचता है कि शायद ये स्किल पॉइंट है जिसे ट्रांसफर करना होगा। उसे समझ नहीं आता क्या करे, तो वो बस कोशिश करता है और फैंग के माथे को छू देता है। सिस्टम तुरंत अनाउंस करता है कि एक्सोटिक कुकिंग स्किल सिखा दी गई है। फैंग शर्माते हुए नजरें चुरा लेती है और पूछती है कि मास्टर ने उसके माथे को क्यों छुआ। अचानक वो अपने अंदर कुछ अलग महसूस करती है और उसके शरीर से एक नई एनर्जी निकलने लगती है। सिस्टम अनाउंस करता है कि स्पिरिचुअल रोस्टेड टेंडन रेसिपी, स्पिरिचुअल विनेगर फिश रेसिपी और सुप्रीम स्पिरिचुअल पॉट रेसिपी अनलॉक हो गई है। ये सुनते ही फैंग तुरंत उठती है और भाग जाती है। कहती है कि सारी रेसिपीज उसके दिमाग में एक साथ आ गई है और उसे तुरंत बनाना होगा वरना वो भूल जाएगी। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है कि डिसाइपल लिu यूनचू अब अप्रेंटिस लेवल पर पहुंच गई है और उसकी स्पेशल एबिलिटी स्क्रॉल क्रिएशन अनलॉक हो गई है। अब वो स्पेशल इफेक्ट्स वाले स्क्रॉल बना सकती है और डिस्गाइज स्क्रॉल भी अनलॉक हो गया है, जिससे वो एनवायरनमेंट में घुल मिल सकती है। एक्सेन देखता है कि उसकी दोनों डिसाइपल्स पूरी मेहनत कर रही है। तभी सिस्टम एक और नोटिफिकेशन देता है कि एक सबसिस्टम अनलॉक हो गया है, जिससे डिसाइपल्स अपनी बनाई चीजों को इन्वेंट्री में स्टोर कर सकती है और वो जब चाहे उन्हें निकाल सकता है। वो दोनों डिसाइपल्स को बुलाता है और कहता है कि वो कुछ समय के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन उन्हें अपना काम जारी रखना होगा। कि फैंग उसे विदा करते हुए कहती है कि रास्ते में ध्यान रखना, जबकि यूनचू पूछती है कि वो खाली हाथ क्यों जा रहा है, जबकि उन्होंने
उसके लिए सब तैयार किया था। कि फैंग समझाती है कि मास्टर ने कहा था कि उसने सब कुछ एक खास तरह के बैरल में स्टोर कर लिया है और वो भी अपनी चीजें वहां रख सकती है। फिर वो कहती है कि सच में वो अपने मास्टर को समझ नहीं पाती क्योंकि वो काफी अजीब इंसान है। कुछ समय बाद डीमन सप्रेशन डिवीजन के एंट्रेंस पर गार्ड्स एक्सेन से उसकी रेकमेंडेशन लेटर दिखाने को कहते हैं। उसे पढ़कर गार्ड हैरान और गुस्से में पूछता है कि क्या वो सच में एक्सायन है। एक्सेन हाँ कहता है और तुरंत ही उसे चारों तरफ से किलिंग इंटेंट महसूस होती है। सभी गार्ड्स उसे घेर लेते हैं और गुस्से में कहते हैं कि वही लड़का है जिसने शेनु को मारा और क्योंकि उसने उनके साथी को मारा है उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता और अभी यही मार देना चाहिए। एक्सेन सोचता है कि ये सब फिर से ये बीए और उसकी माँ की चाल है। भले ही उनके पास प्रूफ नहीं है लेकिन अब वो सबका दुश्मन बन चुका है और उनका प्लान पूरी तरह काम कर गया है। तभी कोई जोर से चिल्लाता है कि यंग मास्टर लियन आ रहे हैं। एक्सेन क्यूरियस होकर पूछता है कि ये कौन है। तभी एक आदमी चीनन जो 18 साल का है और एडवांस थ्रिल में है आगे आकर बताता है कि वो लियन फैमिली का यंग मास्टर है। वो कहता है कि वो एक जीनियस है जिसने बहुत कम ट्रेनिंग में ही ये लेवल हासिल कर लिया और सिर्फ 16 साल की उम्र में इतना स्ट्रांग हो गया। ये सुनकर एक्सेन उसकी तरफ इशारा करके बोलता है कि वो तो हर कहानी में आने वाले एक्सप्लेन करने वाले बंदे जैसा है। चिंजन कंफ्यूज होकर पूछता है कि ये एक्सप्लिकेटर क्या होता है। तभी लियन फैमिली का यंग मास्टर बोलता है कि लगता है उनकी फैमिली की रेपुटेशन काफी दूर तक पहुंच चुकी है। तभी कोई और उसे धक्का देकर कहता है कि वो रास्ते से हट जाए। एक्सेन पूछता है कि ये कौन है तो चेंजन बताता है कि ये कानन फैमिली का यंग मास्टर है। वो कहता है कि पिछले साल वो नए लोगों में सबसे इम्प्रेसिव था। उसने एक बड़े डीमन को मारकर उसका स्पिरिचुअल कोर भी ले लिया था। ये देखकर एक्सेन सोचता है कि ये सब काफी फ्रस्ट्रेटिंग है लेकिन वो जानता है कि वो अभी लड़ाई नहीं कर सकता। कानन घमंड से बोलता है कि ये छोटे छोटे लड़के खुद को बहुत बड़ा समझते हैं लेकिन अगर वो इस साल एक और बड़े डीमन का कोर तोड़ दे तो वो दूसरे रियल में पहुंच जाएगा और वो उसके बहुत करीब है। तभी अचानक एक और आदमी जो किसी ओगर जैसा दिखता है पीछे से आता है और कानन को हटने को कहता है। कानन डरकर पीछे देखता है और बिना कुछ बोले तुरंत हट जाता है। एक्सेन पूछता है कि ये कौन है जिससे वो इतना एरोगेंट आदमी भी डर गया। शेंजन बताता है कि वो नॉर्थ के जाइंट स्पिरिट मैंशन से है जहाँ के लोग बहुत लंबे और ताकतवर होते हैं और वो उनका सबसे प्रॉमिसिंग डिसाइपल है पिछले 10 सालों में और उन फ्यू लोगों में से है जो दूसरे रियल में जा सकते हैं। वो आगे बताता है कि पिछले साल वो डीमन केव में अनस्टॉपेबल था। तभी गार्ड्स अनाउंस करते हैं कि लेडी अभी अभी आ चुकी है और वो बड़ा आदमी डर से कांपने लगता है और पूछता है कि क्या वो टेरिफाइंग ऑरा किसी बड़े डीमन की है। सब लोग उस दबाव को महसूस करने लगते हैं। वो इतना डरावना होता है कि कुछ लोग वहाँ से भागने का सोचने लगते हैं। वो प्रेजेंस एक व्हाइट टाइगर की होती है जो तीसरे रियल्म का एक बड़ा डीमन है और उसके साथ होती है जाओ रुई जो जा फैमिली की एयर है और उस डीमन की मालिक है। अचानक लोग चिल्लाने लगते हैं कि सब भागो, एक बड़ा डीमन आ गया है। वो ओगर जैसा आदमी डर से हिल भी नहीं पाता। व्हाइट टाइगर उसके पास आता है और उसकी आंखों में देखता है। वो लगभग बेहोश होने वाला होता है लेकिन टाइगर उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। वो आदमी जमीन पर बैठ जाता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो डर से कांप रहा होता है। ये देखकर एक्सेन सोचता है कि जिस छोटे टाइगर डीमन से वो पहले लड़ा था वो उसके सामने कुछ भी नहीं था। वो सोचता है कि ये व्हाइट टाइगर इतना ताकतवर है कि वो वहाँ मौजूद सभी न्यूबीज को खत्म कर सकता है और गार्ड्स को भी भारी नुकसान होगा। एक्सेन पूछता है कि ये जा फैमिली की लेडी कौन है जो इतने खतरनाक डीमन को कंट्रोल कर रही है। शेंजन समझाता है कि साउथ की जा फैमिली अपनी खास ब्लड लाइन के लिए जानी जाती है जिसे डीमोनिक डोमिनेशन ब्लड कहते हैं, जिससे वो लगभग किसी भी रेयर बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कहता है कि उनके फैमिली हेड के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो फीनिक्स पर सवारी कर सकता है और डीमन केव्स को आसानी से पार कर सकता है। और भले ही ये ब्लड लाइन पिछले समय में कमजोर हुई हो लेकिन इस लेडी ने इसे पूरी तरह इनहेरिट किया है और वो एक अनमैच्ड जीनियस बन चुकी है। वो बताता है कि अब उसे पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज किया जाता है और वो फ्यूचर में ग्रैंड मास्टर बनने वाली है और मजाक में कहता है कि अगर कोई उससे शादी कर ले तो हर दिन हंसते हुए उठेगा। ये सब सुनने के बाद दोनों अंदर जाते हैं और एक्सेन वहाँ लोगों की भीड़ देखकर हैरान रह जाता है। वहाँ अलग अलग आकार की कई स्टैचूज लगी होती है। शेंजन बताता है कि हर स्टैचू में डिवाइन पावर है और वो डीमन केव्स के डीमंस को दूर रखने के लिए बनाई गई है। ये सुनकर एक्सेन हैरान होकर पूछता है कि क्या ये ऐसा वर्ल्ड है जहाँ ह्यूमंस, डीमंस और इमॉर्टल्स साथ रहते हैं। शेंजन पूछता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है क्योंकि असली लड़ाई तो हमेशा ह्यूमंस और डीमंस के बीच ही रही है। वो बताता है कि इमॉर्टल्स बहुत रेयर होते हैं। एक्सेन पूछता है कि उसे किस केव में जाना होगा तो शेंजन समझाता है कि पहले उसे मेन ऑफिसर के पास जाकर अपना रियल्म चेक करवाना होगा, उसके बाद उसे उसी हिसाब से डीमन केव असाइन की जाएगी। वो बताता है कि फर्स्ट रियल्म वाले फर्स्ट रियल्म केव में जाते हैं और सेकंड रियल्म वाले सेकंड रियल्म केव में। ये सुनकर एक्सेन कहता है कि अब से वो आसान समझ के लिए फर्स्ट रियल्म, सेकंड रियल्म और थर्ड रियल्म ही बोलेगा। वो पूछता है कि क्या जा फैमिली की लेडी
सेकंड रियल्म केव में जा रही है, लेकिन शेंजन हैरान होकर कहता है कि नहीं, वो तो थर्ड रियल्म केव में जा रही है। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है कि होस्ट ने एक माइनर अचीवमेंट हासिल कर ली है। फैंग अब माइनर कुक बन गई है और यूंचू स्टूडेंट बन गई है। ये सुनकर आसपास के लोग हैरान होकर बात करने लगते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजर्स सच में सीरियस है जो किसी को अपने लेवल से ऊपर की डीमन केव में भेज रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत रिस्की है क्योंकि एक जीनियस के लिए भी ये आसान नहीं है। तभी एक और आदमी कहता है कि लोग जब फैमिली की ब्लड लाइन की असली ताकत को नहीं समझते। ये एक ऐसी ब्लड लाइन है जो सदी में सिर्फ एक बार दिखाई देती है। वो बताता है कि इस पावर के साथ वो अपने लिमिट्स को पार कर सकती है और सीधे हाई लेवल डीमन को मार सकती है, जो कि हर जनरेशन में सिर्फ एक ही न्यूबी कर पाता है। ये सुनकर एक्सेन कहता है कि ये सच में बहुत इम्प्रेसिव है। शेंजन कहता है कि उसे जलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अभी फर्स्ट रियल्म में है और उन्हें सिर्फ फर्स्ट रियल्म केव में ही जाना होगा। अचानक कोई चिल्लाता है कि एक्सेन को भी थर्ड रियल्म की डीमन केव में जाना होगा। शेंजन घबरा कर मुड़ता है और ऑफिसर से कहता है कि जरूर कोई गलती हुई है क्योंकि एक्सेन फर्स्ट रियल्म में है ठीक उसकी तरह, और उसे थर्ड रियल्म केव में भेजना मतलब सीधा मौत के मुंह में धकेलना है। ऑफिसर गुस्से में तलवार निकालता है और चिल्लाकर पूछता है कि क्या शेंजन आदेश को चुनौती दे रहा है, क्योंकि कोई भी न्यूकमर अगर डीमन सप्रेशन डिवीजन की बात नहीं मानेगा तो उसे वही मार दिया जाएगा। एक्सेन बीच में बोलता है और अपने दोस्त को रोकता है, कहता है कि वो और मुश्किल न बढ़ाए। फिर वो खुद ही मान जाता है और कहता है कि वो थर्ड रियल्म केव में जाएगा। एक्सेन एंट्रेंस की तरफ चलने लगता है और आसपास के लोग शौक में उसे देखते हैं। सब कहते हैं कि पहले कभी फर्स्ट रियल्म का कोई न्यूबी थर्ड रियल्म केव में नहीं भेजा गया, ये तो सीधा डेथ सेंटेंस है। कुछ लोग कहते हैं कि उसने जरूर डिवीजन को नाराज किया होगा। जाओ रुई उसे देखती है और बोलती है कि वो सच में काफी डेयरिंग है क्योंकि उसे लेवल का फर्क पता है, फिर भी उसी केव में जा रहा है। लेकिन एक्सेन उसे इग्नोर करता है और चलता रहता है। वो पीछे से बोलती है कि डिवीजन को कम से कम उसके घर वालों को मौत की खबर भेज देनी चाहिए। केव के अंदर कुछ मॉन्स्टर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि उन्हें साफ इंसान की स्मेल आ रही है और वो भी फर्स्ट रियल्म का कमजोर इंसान। उनमें से एक कहता है कि तुरंत छोटे डीमंस को भेजो उसे मारने के लिए। उधर एक्सेन बैठा सोच रहा होता है कि यूंचू का डिस्गाइज स्क्रॉल सच में काम का है। भले ही डीमंस की स्मेल स्ट्रांग हो, लेकिन अगर वो बार बार अपनी जगह बदलता रहे तो वो छिप सकता है। और साथ ही के फैंग ने इतनी एट्रीब्यूट बढ़ाने वाली डिशेस बना दी है कि वो सब खा भी नहीं पा रहा। वो नोटिस करता है कि हर बाइट उसके स्टैट्स बढ़ा रही है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अपने सारे एट्रीब्यूट्स मैक्स तक बढ़ाए। 4 दिन बाद उसका अटैक प्लस 50%, डिफेंस प्लस 50% और स्पिरिचुअल एनर्जी प्लस 50% तक पहुंच जाती है। वो सोचता है कि अभी के लिए यही उसकी लिमिट है। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है कि होस्ट अब सेकंड रियल्म में पहुंच गया है और फैंग मास्टर शेफ बन गई है। अब उसे आगे बढ़ने के लिए हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। साथ ही यूंचू एकेडमिक लेवल पर पहुंच गई है और उसे अब हाई क्वालिटी पेपर चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ये देखकर एक्सेन सोचता है कि अब आराम से छिपकर रहने का समय खत्म हो गया है और अब खुद एक्शन लेने का समय आ गया है। लेकिन वो समझता है कि अभी भी वो सीधे लड़ नहीं सकता, कम से कम तब तक नहीं जब तक आसपास के छोटे डीमंस सेकंड रियल्म तक नहीं पहुंच जाते। इसलिए वो अपनी फिशिंग रॉड निकालता है और आराम से फिशिंग करने लगता है। प्लान करता है कि जब तक इस स्किल से मिलने वाला एक्सपीरियंस खत्म ना हो जाए तब तक छिपा रहेगा। तभी अचानक एक डीमन रैट लड़की की प्रेजेंट महसूस करता है और उस पर हमला करता है, लेकिन उसका अटैक दूसरा रैट रोक देता है। पहला रैट कंफ्यूज होकर पूछता है कि वो उसे क्यों बचा रहा है। असल में वो रात जाओ रुई के कंट्रोल में होता है जो चुपचाप देख रही होती है। अटैकर रैट शक करने लगता है कि ये शायद लेजेंडरी डीमन कंट्रोल ब्लड लाइन है, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही उसे पीछे से मार दिया जाता है क्योंकि दूसरा रैट भी कंट्रोल में होता है। जब वो आगे देखती है तो उसे रैट डीमंस का एक बड़ा ग्रुप दिखाई देता है। वो अपनी आई एबिलिटी एक्टिवेट करती है, मासकर डांस, इंपीरियल जॉय, और कुछ ही पलों में सारे रैट्स एक दूसरे को घूरने लगते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। कुछ ही मिनट में सारे रैट्स जमीन पर मरे पड़े होते हैं। वो देखती है और कहती है कि फर्स्ट रियल्म के छोटे डीमन से निपटना बहुत आसान है, उसे तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तभी अंधेरे से एक आवाज आती है, पूछती है कि बस इतना ही है और कहती है कि देखना दिलचस्प होगा कि वो ब्लाइंड रैट ब्रदर्स के खिलाफ कैसे लड़ेगी। अगले ही पल 2 बड़े रैट्स सामने आते हैं और हमला कर देते हैं। जाओ रुई तेजी से उनके अटैक्स डॉज करती है। उनमें से एक पूछता है कि उसे उनकी एबिलिटीज कैसी लग रही है। वो घमंड से मुस्कुराती है और अपनी आई एबिलिटी फिर से एक्टिवेट करती है, लेकिन वो रैट्स हंसते हैं और कहते हैं कि उसकी टेक्निक उन पर काम नहीं करेगी क्योंकि वो अंधे हैं। तभी एक रैट आगे बढ़कर उसका सिर काट देता है और उसका मजाक उड़ाता है। पूछता है कि क्या यही
लायन ब्लड लाइन की एयर है। वो अपने भाई से राय पूछता है, लेकिन तभी जाओ रुई धीरे से हंसती है। रैट पूछता है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है। वो पूछती है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो मर गई है। रैट कंफ्यूज होकर हवा सूंघता है और अचानक समझ जाता है कि वो इल्यूजन में फंस गया है। असल में वो अपने ही भाई का सिर पकड़े हुए है। वो घबरा जाता है और चिल्लाता है कि उसने अपने भाई को मार दिया। जाओ रुई उसके पास आती है और कहती है कि उसे लगा कि अंधा होना उसे इम्यून बना देगा, लेकिन उसने फैमिली की 1000 साल पुरानी ब्लड लाइन को कम समझा, जो किसी भी डीमन को कंट्रोल कर सकती है। गुस्से और पछतावे में पागल होकर वो ब्लाइंड रैट जोर से चिल्लाता है और उस पर हमला करता है। कसम खाता है कि अब वो उसे खत्म करके रहेगा। वो लगातार यूहुई के शरीर पर कई वार करता है और कहता है कि उसकी ब्लड लाइन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो काफी तेज हो तो उसे टुकड़ों में काट सकता है। लेकिन यूहुई फिर से हंसने लगती है और कहती है कि उसने पहले ही कहा था कि ये सब बेकार है। अगले ही पल जो रैट लगातार वार कर रहा था वो अचानक टुकड़ों में बिखर जाता है। एक ही सेकंड में उसके शरीर के अनगिनत टुकड़े हो जाते हैं। यूहुई आगे बढ़ती रहती है और चलते चलते एक झील के पास पहुंचती है। वहां सामने वो देखती है जिसे वो ढूंढ रही थी। तीसरे रियल्म का डीमन लीडर लॉर्ड लोबो, जो अपनी कुर्सी पर बैठा होता है। वो पूछता है कि क्या उसी ने उसके सबऑर्डिनेट्स को मारा। वो दोनों फर्स्ट रियल्म के डीमन और कहता है कि जो जीनियस हर सदी में एक बार आता है उसका टाइटल शायद सच में सही है। लेकिन वो कहता है कि डिवीजन ने उसे ये नहीं बताया था, क्योंकि उसे जो आदेश मिला है वो किसी आदमी को मारने का है। ये सुनकर यूहुई हैरान हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि क्या डिवीजन सच में इतना नीचे गिर सकता है कि डीमन के साथ मिलकर काम करे। लॉर्ड लोबो अपनी हथियार निकालता है, उसे पानी से ढककर उसकी नोक को भाले जैसा बना देता है और कहता है कि अब बातों का समय खत्म हो गया है, क्योंकि मारना तो हर हाल में मारना ही होता है। वो उठता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। कहता है कि वो खुद देखना चाहता है कि सदी में एक बार आने वाला जीनियस कितना ताकतवर है। यूहुई अपनी पट्टी हटाती है और कहती है कि क्या उसे नहीं पता कि वो हाई लेवल डीमंस को मारने में माहिर है। वो उसे चेतावनी देती है कि कुछ ही मिनटों में वो उसके सामने घुटनों पर होगा और उसे क्वीन कहेगा। ये सुनकर लॉर्ड लोबो मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या वो सच बोल रही है। यूहुई एक विशाल कछुए को बुलाती है जो उसके अटैक को रोकता है, लेकिन लॉर्ड लोबो की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो उसकी शेल को आसानी से भेद देता है। भाला उसके गले के पास से गुजरता है और एक हल्की चोट छोड़ देता है। साथ ही इतना दबाव बनता है कि वो घबरा जाती है और तुरंत पीछे हटती है। वो सोचती है कि अगर उसके डेथ सब्स्टिट्यूशन कर्ज ने काम नहीं किया होता तो वो अभी मर चुकी होती। वो नोटिस करती है कि उसकी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी भी काम नहीं कर रही। ये देखकर वो पूरी पट्टी हटा देती है और अपने सबसे ताकतवर डीमन व्हाइट टाइगर को बुलाती है, जो तुरंत अटैक करता है। लॉर्ड लोबो उसका वार बचा लेता है और कहता है कि सेकंड रियल्म के ज्यादातर कल्टिवेटर्स तो अब तक मर चुके होते, लेकिन उसने एक हाई लेवल डीमन बुला लिया। लेकिन वो टाइगर को इग्नोर करके सीधे यूहुई की तरफ बढ़ता है और कहता है कि अगर उसे मार दिया तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। यूहुई अपनी आई एबिलिटी फिर से उसे करती है और उसे रुकने का आदेश देती है, लेकिन लॉर्ड लोबो पर इसका कोई असर नहीं होता और वो आगे बढ़ता रहता है। वो घबरा जाती है और रोने लगती है, समझ नहीं पाती कि उसकी पावर्स क्यों काम नहीं कर रही। तभी लॉर्ड लोबो अटैक करता है, लेकिन व्हाइट टाइगर बीच में आकर उसे बचा लेता है। दोनों के टकराने से इतना जोरदार इम्पैक्ट होता है कि यूहुई कुछ देख नहीं पाती। दोनों इतनी तेज स्पीड से लड़ते हैं कि उनके मूव्स ब्लर जैसे दिखते हैं। लॉर्ड लोबो कहता है कि अपने ल्यूनर फॉर्म में भी वो टाइगर के मूव्स फॉलो कर पा रहा है, जो ये दिखाता है कि वो कितना ताकतवर है। वो कहता है कि जितने भी नॉन लीडर डीमन से वो लड़ चुका है उनमें ये टाइगर सबसे मजबूत है। दोनों के बीच लड़ाई और भी तेज हो जाती है। उनके अटैक्स इतनी स्पीड से आते हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन टाइगर फिर भी हर वार को परफेक्टली रोकता है। फिर लॉर्ड लोबो पीछे हटता है और भी खतरनाक नजर से कहता है कि अब वार्म अप खत्म हो गया है और अब असली लड़ाई शुरू होगी। वो अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है, शैडो सर्पेंट ब्लेड एंड स्पेयर, जिससे उसके अटैक्स लचीले और बेहद तेज हो जाते हैं। व्हाइट टाइगर लड़ता रहता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका शरीर रुक जाता है। लॉर्ड लोबो हंसने लगता है। टाइगर का पूरा शरीर स्नेक जैसी लहराती भालों से जकड़ा हुआ होता है। वो बस एक आदेश देता है और टाइगर तुरंत टुकड़ों में बिखर जाता है। ये देखकर यूहुई डर जाती है और भागने लगती है। सोचती है कि ये उसके लिए शर्म की बात है। वो एक ऐसी फैमिली से है जिसका नाम बहुत बड़ा है, एक ऐसा जीनियस जो सदी में एक बार आता है, और अब वो भाग रही है। वो सोचती है कि अगर उसे मौका भी मिले तो वो उसे हरा नहीं सकती। उसकी डीमन कंट्रोल ब्लड लाइन उस मॉन्स्टर के सामने बेकार है, यहाँ तक कि उसका सबसे ताकतवर डीमन व्हाइट टाइगर भी मारा जा चुका है। अब कमजोर क्रीचर्स बुलाने का कोई मतलब नहीं है। अचानक लॉर्ड लोबो उसके सामने आ जाता है और पूछता है कि वो कहाँ भाग रही है। वो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वही तो कह रही थी कि वो उसे घुटनों पर लाएगी। फिर वो उसे मरने के लिए तैयार होने को कहता है और बिना रुके हमला करता है। उसका भाला
सीधे यूहुई की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। एक आदमी अचानक उसके सामने आ जाता है और भाले की नोक तोड़ देता है। लॉर्ड लोबो हैरान होकर उसे देखता है और पूछता है कि क्या वो वही आयरन स्केल फिश है जिसे उसने वेस्टर्न केव के एंट्रेंस पर छोड़ा था। फिर वो इधर उधर देखता है और पूछता है कि क्या यहाँ कोई और एक्सपर्ट भी है। तभी एक साधारण मछुआरे जैसा दिखने वाला आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ चलता हुआ आता है। वही एक्सेन। कुछ ही देर बाद केव के बाहर कई लोग खड़े होकर बेचैनी से इंतजार कर रहे होते हैं कि अंदर क्या हुआ। तभी उन्हें हलचल महसूस होती है और केव का माहौल बदलने लगता है। फिर यूहुई बाहर निकलती है। लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि वो सच में एक असली जीनियस है, क्योंकि तीसरे रियल्म की डीमन केव उसके लिए कोई चैलेंज ही नहीं थी। वो ये भी कहते हैं कि जो फर्स्ट रियल्म का लड़का उसके साथ अंदर गया था वो तो जरूर मर चुका होगा, क्योंकि दो रियल्म का फर्क बहुत बड़ा होता है। गार्ड हंसने लगते हैं और उनमें से एक अपने चीफ की तारीफ करता है कि उसने कितना बढ़िया प्लान बनाया था। बोरोड नाइफ से काम करवा लिया, यानी यूहुई से ही उसे मरवा दिया। चीफ भी मानता है और कहता है कि वो लड़का डिवीजन को ऑफेंड कर चुका था, इसलिए उसका जिंदा रहना मुमकिन नहीं था और उसके पास उसे मारने के 100 से ज्यादा तरीके थे। अचानक यूहुई सबके सामने झुक जाती है और कहती है, मैं जाओ रुई जा सेक्ट की डिसाइपल अपने मास्टर एक्सेन का उनके विजयी वापसी पर स्वागत करती हूँ। ये सुनकर गार्ड्स का चीफ पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और चिल्लाता है कि इसका मतलब क्या है। इतनी घमंडी लड़की किसी के सामने झुक क्यों रही है और वो भी उस बेकार इंसान को मास्टर क्यों कह रही है। वो हंसता है और कहता है कि ये तो मजाक लग रहा है, लेकिन तभी दूसरा गार्ड कांपने लगता है और चीफ से कहता है कि सामने देखो। केव के अंदर से एक भयानक और भारी ऑरा बाहर आ रहा है। लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं कोई बड़ा डीमन सील तोड़कर बाहर तो नहीं आ रहा। तभी केव के एंट्रेंस पर लॉर्ड लोबो दिखाई देता है और सब डर से जड़ हो जाते हैं। चीफ घबराकर चिल्लाता है कि वो थर्ड रियल्म का डीमन लीडर है और सबको तुरंत भागकर रीइंफोर्समेंट्स लाने का आदेश देता है। उसी समय एक्सेन सामने आता है और उसके सिर पर लॉर्ड लोबो का सिर ऐसे लगा होता है जैसे हेलमेट हो। वो आराम से कहता है कि माफ करना, वो हेलमेट उतारना भूल गया था। ये देखकर सब लोग सन्न रह जाते हैं। यूहुई अब भी उसके सामने घुटनों के बल बैठी रहती है और एक्सेन से पूछती है कि वो कब से उसकी ट्रेनिंग शुरू कर सकती है। गार्ड्स एक दूसरे को देखकर बुदबुदाते हैं कि क्या उन्होंने सही सुना। सेंचुरी में एक बार आने वाली जीनियस उस लड़के को मास्टर कह रही है। बाकी लोग भी शौक में होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि फर्स्ट रियल्म का कोई इंसान तीसरे रियल्म की डीमन केव से जिंदा कैसे बाहर आ सकता है। चीफ डर से कांपने लगता है और सोचता है कि ये सब उसकी समझ से बाहर है, लेकिन ये सब उसकी आंखों के सामने हो रहा है। गुस्से में वो सोचता है कि उस लड़के ने जरूर कोई डार्क आर्ट यूज किया है जिससे उसने यूहुई को अपने पक्ष में कर लिया। वो तलवार निकालने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं होता कि वो लड़की उस लड़के को मास्टर कह रही है। 1 घंटे पहले केव के अंदर एक्सेन और यूहुई बराबरी से लड़ रहे थे और यूहुई को यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़का सच में फर्स्ट रियल्म में है, क्योंकि उसके मूव्स, स्पीड और ताकत किसी लॉर्ड से कम नहीं थे। लॉर्ड लोबो कहता है कि एक्सेन सच में इम्प्रेसिव है और उसके पास अजीब एबिलिटीज है, क्योंकि डिवीजन ने बताया था कि वो सिर्फ फर्स्ट रियल्म में है, लेकिन वो इस पर भरोसा नहीं करता और कहता है कि चाहे वो मर ही क्यों न जाए, वो अपना अल्टीमेट मूव जरूर यूज करेगा। उसकी स्पेयर फिर से स्नेक की तरह हरकत करने लगती है और एक्सेन की तरफ बढ़ती है। यूहुई समझ जाती है कि ये वही टेक्निक है जिसने उसके व्हाइट टाइगर को हराया था और चाहे कोई भी हो, अगर वो इस अटैक से हिट हो गया तो बचना मुश्किल है। लॉर्ड लोबो हैरान होता है जब उसका अटैक फिर से ब्लॉक हो जाता है और वो सोचता है कि एक्सेन उसके सबॉर्डिनेट की टर्टल शेल का यूज करके उसके अल्टीमेट मूव को रोक रहा है। तभी एक्सेन तेजी से शेल के पीछे से निकलता है और सीधा अटैक करता है। लॉर्ड लोबो समहाउ उसे रोक लेता है, लेकिन उस अटैक का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। वो एक्सेन की तारीफ करता है कि उसने उसका अल्टीमेट मूव रोक लिया और वो पहला न्यूबी है जिसने थर्ड रियल्म के लॉर्ड के साथ बराबरी की है। एक्सेन गुस्से में कहता है कि बराबरी किसने कही, वो 7 दिन छिपकर सिर्फ बराबरी करने नहीं आया था। फिर वो अपनी ताकत और बढ़ाता है और आसपास का माहौल उसकी एनर्जी से टूटने लगता है। लॉर्ड लोबो उस प्रेशर को महसूस करता है और हैरान हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो उसके बराबर होना चाहिए था, लेकिन वो उसे पीछे छोड़ रहा है और उसकी स्वॉर्ड से निकल रही ताकत को वो संभाल नहीं पा रहा। इस समय एक्सेन का अटैक प्लस 50%, डिफेंस प्लस 50% और स्पिरिचुअल एनर्जी प्लस 50% हो चुकी होती है। वो कहता है कि वो पूरी तरह बफ्ड है और अब असली ताकत दिखाएगा। घबराकर रुई फिर से अपना मूव इस्तेमाल करता है और एक्सेन पर हमला करता है, लेकिन एक्सेन उस वार को पहचान लेता है और उसे रोक देता है इतनी ताकत से कि उसकी अपनी तलवार और दुश्मन की भाला दोनों टूट जाते हैं। वो तलवार फेंक देता है और कहता है कि अब पुरानी तरीके से लड़ेंगे। फिर एक ऐसा मुक्का मारता है जो पूरे झील को 2 हिस्सों में बांट देता है और लॉर्ड लोबो को दूर फेंक देता है। वो दीवार से टकराकर एक बड़ा गड्ढा बना देता है। रुई कांपने लगता है और पूछता है कि वो असल में कौन है, क्योंकि एक न्यूबी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तभी एक्सेन आगे बढ़ता है और आखिरी वार करता है। कहता है
कि वो तो बस एक साधारण मछुआरा है। इसके साथ ही लॉर्ड लोबो का सिर लुढ़कता हुआ यूहुई के पैरों तक आ जाता है और वो देखकर चौंक जाती है कि वो असल में एक भेड़िए का सिर नहीं बल्कि एक मास्क था। एक्सेन अपना डंडा उस आदमी की तरफ करता है जो मॉन्स्टर बनने का नाटक कर रहा था और पूछता है कि क्या वो इंसान है। वो आदमी दीवार से दबा हुआ चुप खड़ा रहता है और एक्सेन पूछता है कि वो केव में डीमन बनकर क्यों रह रहा था। वो आदमी बताता है कि वो पहले डिवीजन का ऑफिसर था, लेकिन कल्टिवेशन के लालच में उसने लाइब्रेरी से एक सीक्रेट टेक्निक चुरा ली और तब से वो उस केव में छिपकर हाई लेवल डीमन बनकर रह रहा है ताकि पकड़ा न जाए। एक्सेन पूछता है कि वो टेक्निक क्या है और उसे तुरंत देने को कहता है। आदमी के शरीर से डार्क एनर्जी निकलने लगती है और वो कहता है कि वो अब मरने वाला है, इसलिए सब कुछ उसे दे देगा। वो कहता है कि उसने 5 साल प्रैक्टिस की लेकिन कुछ समझ नहीं पाया, शायद एक्सेन कर सके। इतना कहकर वो आदमी वही खत्म हो जाता है और गायब हो जाता है। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है कि एक्सेन को लॉर्ड ऑफ वुल्व्स स्टाफ मिला है, जो एक साधारण डंडा है लेकिन सिर पर मारने के काम आता है। साथ ही उसे एक नई कल्टिवेशन टेक्निक मिलती है, ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट। ये टेक्निक बहुत कठिन है, लेकिन अगर इसे मास्टर कर लिया जाए तो इंसान कई रूप ले सकता है और जैसे जैसे रिल्म बढ़ेगा उतने ही ज्यादा रूप ले सकेगा, जिससे दुश्मनों के लिए उसे पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही एक्सेन को एक नई स्किल मिलती है, डिसाइपल समन, जिससे वो अपने डिसाइपल को कहीं से भी बुला सकता है 1 घंटे के कूलडाउन के साथ। एक और एबिलिटी अनलॉक होती है, रिसेप्शन, जिससे वो उन एनिमीज के अटैक्स को प्रेडिक्ट और रिएक्ट कर सकता है जिनका लेवल उससे ज्यादा नहीं है। तभी यूहुई उसके पास आती है और पूछती है कि उसे ये टेक्निक क्यों चाहिए। वो बताती है कि ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट बहुत हाई लेवल की है और सिर्फ चौथे रियल्म के लोग इसे सीखते हैं। वो कहती है कि भले ही उसने 3rd रियल्म के डीमन को हरा दिया हो, लेकिन ये टेक्निक उसके लेवल से बहुत ऊपर है। अगर उसका रियल्म स्टेबल नहीं हुआ तो वो सालों तक आगे नहीं बढ़ पाएगा और पागल भी हो सकता है। लेकिन एक्सेन उसकी एक नहीं सुनता और सीधा स्क्रॉल खा जाता है। ये देखकर यूहुई चिल्लाती है कि क्या वो पागल हो गया है। फिर एक्सेन उसे ध्यान से देखने लगता है, उसके शरीर को एनालाइज करता है, जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाती है और सोचती है कि वो उसे गलत नजर से देख रहा है। कुछ सेकंड बाद एक्सेन अपनी नई एबिलिटी एक्टिवेट करता है और पूरी तरह यूहुई में बदल जाता है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसने पलक झपकते ही ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट सीख ली। एक्सेन उसके पास आता है और कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गई, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो गया है। फिर अपने सीने को छूकर मजाक करता है कि ये हिस्सा थोड़ा छोटा लग रहा है। ये सुनकर यूहुई गुस्से में उसका हाथ मारती है और कहती है कि वो क्या कर रहा है। वो कहती है कि उसका चेहरा उसकी अपीयरेंस से बिल्कुल मैच नहीं करता। एक्सेन अपने चेहरे को छूता है और कहता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल से बाहर हो गई थी, इसलिए उसका असली चेहरा दिख गया। फिर वो कहता है कि ये सब मायने नहीं रखता और पूछता है कि क्या वो सच में डीमंस को कंट्रोल कर सकती है। यूहुई हाँ कहती है और बताती है कि उसकी फैमिली पिछले 100 सालों से डीमन कंट्रोल करती आ रही है। ये सुनकर एक्सेन पूछता है कि क्या वो उसकी डिसाइपल बनना चाहेगी। यूहुई तुरंत मना कर देती है और कहती है कि वो सपने देखना बंद करे। भले ही उसने उसकी जान बचाई हो, लेकिन उसकी फैमिली बहुत बड़ी है और वो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करने देगी। वो मुड़कर चलने लगती है और कहती है कि उन्हें जल्दी बाहर निकलना चाहिए क्योंकि डीमन केव में ज्यादा समय रहना उनकी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। एक्सेन पूछता है कि क्या वो फीनिक्स बुलाना चाहती है। ये सुनकर यूहुई का टोन बदल जाता है और वो हैरान हो जाती है क्योंकि केव में आने से पहले एक्सेन ने पूछा था कि क्या उसकी फैमिली अब भी संतुष्ट नहीं है और शेंजन ने बताया था कि फैमिली हेड उससे उम्मीद करता है कि वो 20 साल की उम्र तक फीनिक्स कंट्रोल कर ले। लेकिन फीनिक्स कंट्रोल करने के लिए कम से कम 10वें रियल्म तक पहुंचना जरूरी है और उसके पास तीसरे से 10वें रियल्म तक जाने के लिए सिर्फ कुछ साल ही बचे हैं, जो कि लगभग नामुमकिन माना जाता है। केव के अंदर यूहुई पूछती है कि क्या एक्सेन सच में जानता है कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि भले ही उसने ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट एक पल में सीख ली हो, लेकिन फीनिक्स को समन करना कोई मजाक की बात नहीं है। वो बताती है कि इसके लिए 3 जरूरी कंडीशंस हैं। पहली, जब फैमिली की ब्लड लाइन को पूरी तरह इनहेरिट करना, दूसरी 10वें रियल्म तक पहुंचना और तीसरी इमॉर्टल रियल्म में जाकर फीनिक्स को हराना। एक्सेन आराम से जवाब देता है कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस उसे उसकी डिसाइपल बनना होगा और फिर वो उसे एक फीनिक्स का बच्चा तैयार करने में मदद करेगा, जिससे वो उसकी मालिक बन जाएगी। ये सुनकर यूहुई हैरान रह जाती है और थोड़ा गुस्सा भी होती है। एक्सेन आगे कहता है कि अकेले वो ये सब 2 साल में हासिल नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो उसके साथ जुड़ती है तो उसके पास एक मौका जरूर होगा। ये सुनकर वो चुप हो जाती है और सोचने लगती है। वो याद करती है कि एक्सेन ने सिर्फ 7 दिन में 3rd रियल्म हासिल कर लिया, जबकि उसे बचपन से दूसरे रियल्म तक पहुंचने में 14 साल लगे। ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट जैसी टेक्निक जिसे 10वें रियल्म के लोग भी सीखने में स्ट्रगल करते हैं, उसने बस स्क्रॉल खाकर सीख ली। ये सब उसकी समझ से बाहर है। वो सोचने लगती है कि शायद ये आदमी सच में आम नहीं है और शायद उसके साथ जुड़ना सही फैसला हो सकता है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ केव के बाहर यूहुई अपने डीमंस को वापस भेजती है और अपने मास्टर से विदा लेती है। वो कहती
कहती है कि वो घर जाकर सब रिपोर्ट करेगी और फिर उसकी सिखाई हुई चीजों पर कल्टीवेशन शुरू करेगी। एक्सेन भी उसे विदा करता है और कहता है कि आगे बढ़ो, फीनिक्स उसे बुला रही है। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है कि एक्सेन अब थर्ड रियल्म के एंट्री लेवल पर पहुंच गया है और उसकी नई डिसाइपल जाओ रूई सेकंड रियल्म में है। उसकी ब्लड लाइन डीमन कंट्रोलर की है, उसका लेवल अप्रेंटिस है और उसकी स्पेशलिटी टेमिंग है। अब यूहुई साधारण जानवरों को टेम करके उन्हें डीमन बीस्ट्स में बदल सकती है और जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ेगा वो और भी ताकतवर क्रीचर्स बना पाएगी। इसी बीच ये फैमिली मैंशन में सेकंड यंग मास्टर गुस्से में आता है और कहता है कि वो लड़का फिर से बच गया। वो समझ नहीं पाता कि फर्स्ट रियल्म का इंसान थर्ड रियल्म केव से जिंदा कैसे निकल सकता है। वो सोचता है कि शायद यूहुई ने उसकी मदद की होगी, लेकिन तुरंत उस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि पिछले साल उसके पिता ने फैमिली से शादी का प्रस्ताव रखा था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था, तो वो उस लड़के में दिलचस्पी क्यों लेगी। उसकी माँ गुस्से में कहती है कि उसे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, भले ही एक्सेन अब थर्ड रियल्म में पहुंच गया हो, वो मैंशन के गार्ड्स के लेवल पर ही है। अगर वो प्रॉपर्टी में लड़ाई करेगा तो गवर्नमेंट और डीमन डिवीजन का ध्यान उसकी तरफ जाएगा और उसे तुरंत मार दिया जाएगा। सेकंड यंग मास्टर कहता है कि वो यूं ही इंतजार नहीं कर सकते। तब उसकी माँ कहती है कि उसके पास एक तरीका है, वो फैमिली के एल्केमिस्ट से जहर लेकर एक्सेन के खाने में मिला देगी। वो कहती है कि उसके मरने के बाद बस उसका बॉडी फेंक देंगे और काम खत्म हो जाएगा। वो मानती है कि वो लड़का हटाना मुश्किल हो गया है, लेकिन अब ये करना ही पड़ेगा। ये भी इस प्लान से खुश हो जाता है और कहता है कि ये साइलेंट और क्लीन तरीका है। वो और भी खतरनाक बात कहता है कि मरने से पहले उसकी कुक को उसके सामने लाकर मारेंगे ताकि वो सब देखे। तभी अचानक एक मक्खी आकर उसकी माँ के गले पर बैठ जाती है। वो उसे हटाने की कोशिश करती है लेकिन देर हो चुकी होती है। वो मक्खी अचानक बड़ी हो जाती है और उसकी सारी लाइफ एनर्जी चूस लेती है। वो वही गिर जाती है जैसे उसका शरीर खाली हो गया हो। फिर वो इंसेक्ट ये बीए की तरफ उड़ता है और वो डरकर चिल्लाने लगता है। बाद में कुछ लोग एक पेड़ के पास लगे नोटिस को पढ़ रहे होते हैं और पूछते हैं कि उसमें क्या लिखा है। कोई बताता है कि सुना है मैंशन में एक डीमन मॉस्किटो ने हमला किया जिससे 3 लोग मारे गए, जिनमें गार्ड्स भी शामिल है, और अब पूरा शहर उस क्रीचर को ढूंढ रहा है। लोग ये भी कहते हैं कि एक्सेन हाल ही में डीमन सप्रेशन डिवीजन में शामिल हुआ था और वो बच गया क्योंकि वो मिशन पर था, वरना उसे भी उस डीमन का सामना करना पड़ता। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि वो लड़का इतना ऊपर पहुंच गया और जब फैमिली की लड़की ने उसे मास्टर कहा। ये सब सुनकर यूचू तुरंत अपने मास्टर को मैसेज लिखती है कि ये खबर पूरे शहर में फैल रही है। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है कि यूचू ने वर्चुअस कैलीग्राफी स्किल हासिल कर ली है और एक नया स्पेल अनलॉक हुआ है, फ्लाइंग ट्रांसमिशन, जिससे वो स्क्रॉल के जरिए दूर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और स्पेल अनलॉक होता है, डिपिक्ट एंड डेसिफर, जिससे एक्सेन ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करके स्क्रॉल्स में मौजूद मैजिक को एनालाइज कर सकता है। पेड़ की एक डाली पर बैठा एक्सेन बस इतना कहता है कि वो अफवाहों को इग्नोर करे और पूछता है कि जो स्पिरिचुअल बैम्बू वो डीमन केव से लाई थी, क्या वो काफी होगा। यूचू जवाब देती है कि स्पिरिचुअल बैम्बू से बना कागज इस्तेमाल करने में काफी बेहतर होता है और उसके पास अभी भी काफी है, लेकिन वो नोटिस करती है कि उसके यूजुअल प्रैक्टिस मेथड्स अब काम नहीं कर रहे। वो कहती है कि कोर्टयार्ड में मुर्गी, बतख और मछली बनाना अब उसकी स्किल नहीं बढ़ा रहा। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है, बॉडी आर्ट, लियू यूंचू को ह्यूमन या डीमन मूवमेंट्स के स्क्रॉल बनवाओ और फैंग को फायर स्पेल से कुकिंग करवाओ, तभी एक्सपीरियंस मिलेगा जब तक डिसाइपल्स नेक्स्ट टाइटल तक नहीं पहुंचते। एक्सेन सोचता है कि उसके किसी भी डिसाइपल के पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है और उन्हें अकेले मिशन पर भेजना खतरनाक होगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि फिलहाल उनका ट्रेनिंग अपने काम के साथ ही जोड़ देगा। तभी सिस्टम की आवाज फिर आती है, मेन मिशन सांसिंग गांव टियर विलेज में हो रही अजीब घटनाओं की जांच करो। विलेजर्स अचानक फ्रीज हो रहे हैं और एग्जॉशन से मर रहे हैं, कारण पता करो और कल्प्रिट को खत्म करो। एक्सेन पेड़ से कूदता है, खुद को एक पक्षी में बदलता है और जल्दी से विलेज पहुंच जाता है। गेट पर गार्ड्स उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है और क्या कर रहा है। एक्सेन अपना बैज दिखाता है और कहता है कि वो डीमन सप्रेशन डिवीजन से है और जांच के लिए आया है। गार्ड तुरंत माफी मांगता है और उसे अंदर जाने देता है। चलते चलते वो बताता है कि 7 दिन पहले विलेजर्स अजीब बिहेव करने लगे थे, अचानक फ्रीज हो जाते हैं जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। वो कहता है कि उसने अपनी एबिलिटी से कल्प्रिट को ढूंढने की कोशिश की लेकिन फेल रहा, जिसका मतलब है कि कल्प्रिट उससे हायर लेवल का है। एक्सेन पूछता है कि वो विलेजर्स को वहां से हटाते क्यों नहीं, लेकिन गार्ड घबराकर चिल्लाता है कि ऐसा बिल्कुल मत करना। वो समझाता है कि जो भी पैरालाइज्ड इंसान को छूता है वो खुद भी फ्रीज हो जाता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी काम नहीं करता। विक्टिम तब तक फ्रीज रहते हैं जब तक एग्जॉशन से मर नहीं जाते और उसी समय स्पेल टूटता है। गार्ड उसे विलेज के कब्रिस्तान तक ले जाता है और कहता है कि उन्होंने लोकल कल्टिवेटर्स को भी बुलाया था,
लेकिन सब बेकार रहे। आधे विलेजर्स मर चुके हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा विलेज खत्म हो जाएगा। वो झुककर कहता है कि उसने जो कुछ जाना सब बता दिया, अब अगर और कुछ नहीं है तो वो उसे अकेले इन्वेस्टिगेट करने देगा। एक्सेन कहता है कि ठीक है और उसे जाने के लिए कहता है। फिर वो अपनी डिसाइपल यूचू को समन करता है, जो अचानक उसके सामने आ जाती है। वो सरप्राइज और शर्माते हुए कहती है कि अगली बार उसे पहले बता दिया करे। अगर वो नहा रही होती तो बहुत ऑकवर्ड हो जाता। एक्सेन हल्की शर्मिंदगी में कहता है ठीक है और पैरालाइज्ड विलेजर्स की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि ये किसी स्पेल का असर लगता है और पूछता है कि क्या वो एनालाइज कर सकती है। यूचू सिर हिलाती है, ब्रश उठाती है और जमीन पर एक मैजिक सर्कल बनाकर रिप्रेजेंट एंड डेसिफर टेक्निक एक्टिवेट करती है। कुछ देर कॉन्सेंट्रेट करने के बाद वो अपने बुक में लिखती है और कहती है कि उसे समझ आ गया, ये बॉडी इमोबिलाइजेशन टेक्निक है। एक्सेन पूछता है इसका क्या मतलब है। वो बताती है कि ये एडवांस्ड स्पेल है जिसका इफेक्ट कास्टर के लेवल पर डिपेंड करता है। जितना दूर कास्टर होगा स्पेल उतना कमजोर होगा। उसकी एनालिसिस के हिसाब से कल्प्रिट दूर पहाड़ के ऊपर बने टेम्पल में है। ये सुनकर एक्सेन चलना शुरू करता है और कहता है कि अब उस कास्टर से मिलने का समय आ गया है। यूचू चिंतित होकर कहती है कि अगर वो अभी गए तो एनिमी के हायर लेवल की वजह से दब सकते हैं। वो पूछती है कि पहले फिशिंग करके लेवल अप क्यों नहीं करते जैसे वो हमेशा करता है। एक्सेन थोड़ा इरिटेट होकर कहता है कि इस बार वो इंतजार नहीं कर सकता, भले ही उसके पास टाइम हो, विलेजर्स के पास नहीं है। वो फिर से बर्ड में ट्रांसफॉर्म होता है और टेम्पल की तरफ उड़ जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है एक आदमी, सिंग वाला मंक, जो थर्ड रियल्म का ग्रैंड मास्टर है। वो जमीन साफ कर रहा होता है। अचानक उसे प्रेजेंस महसूस होती है और वो अपनी एबिलिटी से उस बर्ड को फ्रीज कर देता है, जो जमीन पर गिरकर फिर इंसान बन जाता है। मंक शांति से उसे ग्रीट करता है और पूछता है कि ऐसा कौन सा सम्मानित मेहमान उसके छोटे से मंदिर में आया है। एक्सेन सीधे बोलता है कि वही विलेजर्स को नुकसान पहुंचा रहा है और उसे तुरंत स्पेल हटाने को कहता है। मंक मुस्कुराता है और कहता है कि उस पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। तभी उसके स्टैट्स अचानक 50% बढ़ जाते हैं। ये देखकर एक्सेन गुस्से में उस पर टूट पड़ता है और कहता है कि उसने अभी वही इमोबिलाइजेशन स्पेल इस्तेमाल किया। वो कहता है कि अगर वो कल्प्रिट नहीं है तो फिर कौन है, लेकिन मंक स्नेक हेड आयरन बॉडी टेक्निक यूज करता है, जिससे उसका शरीर लोहे जैसा मजबूत हो जाता है और एक्सेन का अटैक बेअसर हो जाता है। मंक एक ही मूव में उसका हथियार गिरा देता है और फिर दोनों के बीच सीधी फिजिकल लड़ाई शुरू हो जाती है। मंक लगातार कई बार हमला करता है, लेकिन एक्सेन हर वार को सटीक तरीके से रोकता जाता है। मंक मुस्कुराते हुए कहता है कि उसकी मार्शल आर्ट्स सच में अच्छी है और उसके कंट्रोल को देखकर लगता है कि उसने दशकों तक ट्रेनिंग की है। लेकिन एक्सेन चुप रहता है और एक और मौका ढूंढकर हमला करने की कोशिश करता है। मंक हंसता है और कहता है कि सिर्फ मार्शल आर्ट से उसे हराया नहीं जा सकता। फिर वो दोबारा फ्रीजिंग स्पेल यूज करता है। एक्सेन हवा में ही फ्रीज हो जाता है और हिल भी नहीं पाता। मंक मौका देखकर एक जोरदार वार करता है और उसे दूर फेंक देता है। वो टेम्पल की एक इमारत से टकराता है। तभी यूचू घबराई हुई प्रकट होती है और पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। एक्सेन कहता है कि वो ठीक है और बताता है कि ये अटैक अनअवॉइडेबल था। वो समझाता है कि पहले उन्हें मंक के स्पेल का कूल डाउन समझना होगा और साथ ही टाइम खरीदना होगा ताकि वो उसकी मैजिक कॉपी कर सके। यूचू सिर हिलाती है और कहती है कि वो जल्दी से उसकी टेक्निक कॉपी करने की कोशिश करेगी। वो उससे कहती है कि मंक को ओपन एरिया में खींचे। तभी एक्सेन टर्टल एसेंस रिकवरी केक खाता है और कहता है कि डीमन केव से लाए गए इंग्रेडिएंट से फैंग ने बस 3 ही बनाए थे, अब उसी से काम चलाना होगा। मंक धीरे धीरे उसकी तरफ आता है और कहता है कि अब उसे इस दुनिया के दुख सहने की जरूरत नहीं है। वो उसे खत्म करने के लिए हमला करता है, लेकिन अचानक एक्सेन का शरीर पत्थर में बदल जाता है। मंक चौंक जाता है और समझ जाता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है। रिएक्शन करने से पहले ही एक्सेन उसके पीछे पहुंच जाता है। मंक हमला करता है, लेकिन एक्सेन उसे रोककर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि एक मंक होकर उसे इतनी गंदी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। फिर उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। मंक तुरंत कॉपर हेड आयरन बॉडी टेक्निक एक्टिवेट करता है ताकि वो बच सके, लेकिन इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि पूरा टेम्पल लगभग टूट जाता है। वो भागने की कोशिश करता है और सोचता है कि आयरन बॉडी की वजह से बच गया, लेकिन अगले ही पल एक्सेन उसके सामने आ जाता है और एक और भयंकर वार करता है। मंक फिर बचने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो जमीन में धंस जाता है। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सेन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। एक पल में अगला अटैक क्या आ जाता है। मंक फिर फ्रीजिंग स्पेल यूज करता है और हंसते हुए कहता है कि उसने पहले ही कहा था, चाहे मार्शल आर्ट्स कितनी भी अच्छी हो, उससे वो नहीं जीत सकता। वो अपने हाथ में एक शक्तिशाली एनर्जी इकट्ठा करता है और कहता है कि एक्सेन उम्मीद से ज्यादा मजबूत है, इसलिए अब वो खुद को नहीं रोकेगा। लेकिन एक्सेन हंसने लगता है, जिससे मंक और गुस्से में आ जाता है। मंक चिल्लाता है कि मौत के करीब होकर भी
वो हंस रहा है और फिर पर्पल वॉइड थंडर टेक्निक यूज करता है। अटैक इतना भयानक होता है कि पूरा माउंटेन टेम्पल टूट जाता है और एक्सेन दूर पहाड़ की तरफ जा गिरता है। मंक थका हुआ आसमान की तरफ देखता है और भगवान से प्रार्थना करता है। एक्सेन को दोस्त कहकर याद करता है, लेकिन तभी उसे अपने पास कुछ महसूस होता है और वो मुड़कर देखता है। वो देखता है कि एक्सेन खड़ा है और उसके शरीर पर वायलेट एनर्जी है। वो उसी टेक्निक को यूज करने वाला होता है जो मंक ने अभी इस्तेमाल की थी। मंक गुस्से में पूछता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है और उसकी टेक्निक कैसे यूज कर रहा है। एक्सेन उसके अटैक को डॉज करता है और उसी पर्पल थंडर से काउंटर करता है। मंक को हवा में उछाल देता है और वो जाकर एक टावर में गिरता है। जमीन पर गिरकर वो बुरी तरह घायल हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ये लड़का कैसे कुछ ही अटैक्स में वो सब सीख गया जो उसने पूरी जिंदगी में सीखा था। एक्सेन उसकी तरफ बढ़ता है और मंक कमजोर आवाज में पूछता है कि उसने ये सब इतनी जल्दी कैसे सीख लिया। कुछ मिनट पहले सिस्टम स्क्रीन आई थी जिसमें लिखा था मिमिक स्क्रॉल, पर्पल वॉइड टेक्निक, थंडर टेक्निक, इमोबिलाइजेशन, कॉपर बॉडी, आयरन बॉडी सब इन्वेंट्री में ऐड हो गया है। उधर यूचू पेड़ के नीचे बैठकर सांस ले रही थी और कह रही थी कि उसने फाइनली सब ड्रॉ कर लिया। एक्सेन बिना समय गवाए सारे स्क्रॉल खा जाता है और सोचता है कि उसने आयरन बॉडी पहले एक्टिवेट करके इमोबिलाइजेशन को काउंटर किया। फिर वो मंक से कहता है कि अगर वो जानना चाहता है तो बता सकता है, लेकिन जवाब देने से पहले ही वो गायब होकर मंक पर टूट पड़ता है, उसे दीवार में और दबा देता है और चिल्लाता है कि अपना सिर हिलाए। फिर गुस्से में लगातार पंचेस मारना शुरू कर देता है। वो बिना रुके उसे मारता रहता है और कहता है कि भले ही पर्पल थंडर अभी कूलडाउन में है, वो अपने हाथों से ही उसे खत्म कर देगा। वो लगातार वार करता रहता है जब तक मंक लगभग मरने की हालत में नहीं आ जाता। मरने से पहले मंक अपने अतीत को याद करता है और सोचता है कि उसने कहाँ गलती की, क्योंकि पहाड़ के नीचे के विलेजर्स पीढ़ियों से गरीबी, भूख और युद्ध झेल रहे थे और उसने तो बस उन्हें दया से मुक्ति देने की कोशिश की थी। मंक सोचता है कि उसने क्या गलत किया। तभी अचानक उसका शरीर बदलने लगता है और वो एक असली डीमन जैसा दिखने लगता है। वो चिल्लाता है और पूछता है कि उसकी गलती क्या थी। ये देखकर एक्सेन भी हैरान हो जाता है कि वो अभी भी हिल सकता है। मंक दोनों हाथ जोड़कर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। एक तेज बैंगनी रोशनी पूरे टेम्पल को घेर लेती है। ये था पर्पल वॉइड जजमेंट। एक्सेन ऊपर देखकर सोचता है कि शायद मंक ने इसे आखिरी अटैक के लिए बचा कर रखा था। रोशनी खत्म होते ही मंक गायब हो जाता है और बाहर यूचू शायद इस फॉर्मेशन को जल्दी एनालाइज नहीं कर पाएगी, इसलिए एक्सेन समझ जाता है कि उसे अकेले ही लड़ना होगा और चलते चलते ही इस टेक्निक को समझना होगा। अचानक आसमान में एक काली स्रीयर बनती है और लाइटनिंग से उस पर हमला करती है। एक्सेन आयरन बॉडी यूज करके खुद को बचाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उस स्रीयर को देखता है वो बदल जाती है। अब इमोबिलाइजेशन और लाइटनिंग का कॉम्बो अटैक उसकी तरफ आता है। वो बच नहीं पाता और सीधा हिट हो जाता है, वापस टेम्पल के अंदर गिर जाता है। वो तुरंत उठता है और पीछे हटता है, फिर आयरन बॉडी यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से फ्रीज हो जाता है। वो हैरान होकर सोचता है कि क्या इस फॉर्मेशन का कोई कूल डाउन ही नहीं है और क्या उसका दुश्मन उसे बार बार इमोबिलाइज कर सकता है। तभी मंक पीछे से प्रकट होता है, पूरी तरह बदला हुआ और फाइनल अटैक के लिए तैयार। उसका अटैक इतना ताकतवर होता है कि एक्सेन को दूर फेंक देता है। हवा में गिरते हुए एक्सेन सोचता है कि वो सिर्फ उन्हीं छोटे मोमेंट्स में आयरन बॉडी यूज कर सकता है जब वो फ्रीज से बाहर निकलता है, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही उसके चारों तरफ 3 और सर्कल्स बन जाते हैं। अब उसके पास सांस लेने का भी समय नहीं होता और एक और डेवस्टेटिंग अटैक शुरू हो जाता है जो सब कुछ तोड़ने लगता है। बाहर यूचू ये सब देखती है और घबराकर तेजी से लिखना शुरू करती है। वो अपने मास्टर से मन ही मन कहती है कि बस थोड़ा और टिके रहें। अंदर टेम्पल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। मंक एक्सेन पर पैर रखकर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अगर उसमें ताकत है तो हंसता रहे। तभी एक्सेन फिर से हंसने लगता है जिससे मंक और गुस्से में आ जाता है। गुस्से में मंक हमला करने जाता है और कहता है कि इस बार उसने कोई गलती नहीं की, उसने उसे पूरी तरह इमोबिलाइज कर दिया है। लेकिन जैसे ही वो वार करता है, एक्सेन एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। इस बार मंक खुद फ्रीज हो जाता है और दोनों फॉर्मेशंस की एनर्जी टकराकर एक अजीब प्रेशर पैदा करती है। पर्पल वॉइड जजमेंट एक्टिवेट हो जाता है। एक्सेन खड़ा हो जाता है और मंक ऊपर देखकर शॉक में पूछता है कि क्या उसने उससे भी बड़ा फॉर्मेशन बना लिया। वो समझता है कि फॉर्मेशन का साइज और एनर्जी स्पिरिचुअल पावर पर डिपेंड करता है और भले ही एक्सेन का लेवल कम है, उसकी एनर्जी उससे कहीं ज्यादा है। ये देखकर वो गुस्से में चिल्लाता है कि वो उसे मारकर उसकी स्पिरिचुअल रूट्स निकाल लेगा। उसके आसपास की स्फेयर्स मिलकर एक बड़ा आग जैसा रूप ले लेती है। एक्सेन ऊपर देखकर मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या यही उसका आखिरी मूव है। वो आए अटैक करने के लिए तैयार होती है, लेकिन उसी वक्त एक्सेन
अपनी इमोबिलाइजेशन एबिलिटी एक्टिवेट करता है और पूरा माहौल फ्रीज हो जाता है। मंक समझ नहीं पाता कि उसकी फॉर्मेशन क्यों काम नहीं कर रही और वो खुद कैसे इमोबिलाइज हो गया। वो महसूस करता है कि ये सिर्फ बॉडी इमोबिलाइजेशन नहीं है। वो कुछ देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता और हिल भी नहीं सकता। वो अपने ही दिमाग में फंस जाता है। एक्सेन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और बहुत बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करता है। मंक डरता है और सोचता है कि शायद कोई थंडर या फायर टेक्निक आने वाली है और अगर वो हिट हुआ तो बचना मुश्किल होगा। अचानक अटैक उसकी तरफ बढ़ता है। एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि पूरा एरिया चीर देती है। पीछे की पहाड़ियां तक टूट जाती है और मंक का शरीर पूरी तरह खत्म हो जाता है। तभी सिस्टम सामने आता है और बताता है इविल मंक एलिमिनेटेड, एक्सेन अब फोर्थ रेल में पहुंच गया है। नई टेक्निक्स अनलॉक हुई है। आयरन स्नेक बॉडी, इमोबिलाइजेशन, पर्पल वॉइड थंडर और पर्पल वॉइड जजमेंट। एक नई एबिलिटी अनलॉक होती है, मास्टर डिसाइपल हार्मनी, जिससे अगर डिसाइपल पास हो तो उसके बोनस स्टैट्स कम से कम 30% तक बढ़ जाते हैं और जितना हायर डिसाइपल का लेवल होगा उतना ज्यादा बूस्ट मिलेगा। साथ ही डिसाइपल की टेक्निक्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। ये इफेक्ट 30 सेकंड्स तक रहता है लेकिन एनर्जी ज्यादा खर्च होती है। सिस्टम ये भी बताता है कि यूनचू अब कैलीग्राफर लेवल पर पहुंच गई है और उसे मिमिक रिफाइनमेंट स्किल मिली है जिससे वो कॉपी टेक्निक्स को और भी पावरफुल बना सकती है। कुछ समय बाद ब्रिज पर किफेंग चिंता में कांप रही होती है और पूछ रही होती है कि उसका मास्टर अभी तक वापस क्यों नहीं आया। तभी अचानक उसे दूर से एक्सेन आता हुआ दिखाई देता है। वो दौड़कर एक्सेन के पास आती है और पूछती है कि यूनचू कहाँ है। एक्सेन जवाब देता है कि उसने उसे वापस कैलीग्राफी शॉप भेज दिया है और पूछता है कि वो इतनी घबराई हुई क्यों है, क्या कुछ हुआ है। कि फैंग थोड़ा डरते हुए कहती है कि फैमिली का पेट्रियार्क वापस आ गया है। ये सुनते ही एक्सेन तुरंत मैंशन की तरफ जाता है। दरवाजा खोलते ही उसे हवा में एक खतरनाक किलिंग इंटेंट महसूस होती है। पेट्रियार्क उसकी तरफ पीट करके खड़ा होता है। एक्सेन समझ जाता है कि ये एक टेस्ट है और उस प्रेशर के सामने हंसने लगता है। पेट्रियार्क मुड़ता है और अपने बेटे का कॉन्फिडेंट रिएक्शन देखकर सोचता है कि रूमर्स सच थे। उसका बेटा सच में स्पिरिचुअल रूट्स अवेकन कर चुका है और उसका टैलेंट भी असाधारण है। वो भी हंसता है और हाथ हिलाकर किलिंग इंटेंट हटा देता है। अचानक माहौल हल्का हो जाता है और एक्सेन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये हॉस्टिलिटी अचानक क्यों गायब हो गई। तभी पेट्रियार्क अपने हाथ फैलाता है और उसे बेटा कहकर बुलाता है। कहता है कि काफी समय हो गया है, वो बहुत बड़ा हो गया है और उसे उस पर गर्व है। वो उसे गले लगाने को कहता है। ये आदमी है ये क्या? ये फैमिली का पेट्रियार्क, फिफ्थ रियल्म इनिशियल स्टेज। एक्सेन उसे शक भरी नजर से देखता है क्योंकि ये अचानक बिहेवियर चेंज सस्पिशियस लगता है। पेट्रियार्क बैठता है और कहता है कि उसे पता है उसका बेटा कितनी मेहनत कर रहा था। वो पूछता है कि उसे क्या चाहिए, सोना, खजाना, बड़ा घर या फिर किसी बड़े घर की लड़की से शादी। एक्सेन अब भी शक में रहता है। उसे याद आता है कि पेट्रियार्क की वाइफ और लेजिटिमेट बेटा हाल ही में मर चुके हैं और जिसने 20 साल तक उसे इग्नोर किया अब अचानक इतना दयालु हो रहा है। साफ है कि वो कुछ प्लान कर रहा है। मौका देखकर एक्सेन कहता है कि अगर वो सच में मदद करना चाहता है तो उसके पास एक आइडिया है। कुछ समय बाद वो अपनी दोनों डिसाइपल्स को बुलाता है और वो उस बड़ी हवेली को देखकर हैरान रह जाती है। एक्सेन मुस्कुराकर कहता है कि अब से ये उनका नया घर है। कि फैंग हैरान होकर पूछती है कि उसने इतना बड़ा घर खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाए, क्योंकि वो डीमन केव से लाए सारे मटेरियल्स बेच चुका था। एक्सेन हंसता है और कहता है कि उसने थोड़ा पैसा पेट्रियार्क से उधार लिया है। उधर मेन मैंशन में ये क्या गुस्से में कह रहा होता है कि उसने कहा था रीजनेबल डिमांड पूरी करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो पूरा खजाना खाली कर दे। अगली सुबह अपने नए घर में एक्सेन आराम से सो रहा होता है। तभी कोई उसका नाम चिल्लाता है और वो घबराकर उठ जाता है। कि फैंग खिड़की खोलती है और वो बड़बड़ाता है कि अगर वो ऐसे ही चिल्लाती रही तो एक दिन उसे डरा कर मार देगी। वो कहती है कि गेट पर कोई खड़ा है। एक्सेन बाहर जाता है और देखकर हैरान हो जाता है कि वहाँ यूहुई खड़ी है। वो मुस्कुराकर कहती है, हाय मास्टर। सिस्टम तुरंत नोटिफाई करता है, कैरेक्टर डिटेक्टेड, यूहुई स्किल्ड क्रिएटर। एक्सेन सोचता है कि बाकी डिसाइपल्स जहाँ अप्रेंटिस से शुरू हुए वही वो सीधे स्किल्ड लेवल से शुरू हुई है। वो उसे अंदर ले जाता है और कहता है कि ये उसका कमरा है। कि फैंग उससे पूछती है कि उसके बैग में क्या है। यूहुई लाल चमकती आंखों के साथ कहती है कि वो एक डिवाइन बीस्ट है, एक फीनिक्स। ये सुनकर के फैंग ध्यान से देखती है और अंदर कुछ चमकता हुआ देखकर डर जाती है, लेकिन अंदर से बस एक छोटा सा बच्चा निकलता है। यूहुई जोर से हंसती है और उसे गले लगाकर कहती है कि फीनिक्स अभी बड़ा नहीं हुआ है। वो मजाक उड़ाती है कि उसे बेवकूफ बनाना कितना आसान था। वो कहती है कि कैसे वो बड़ी बहन बन सकती है, शायद उन्हें जगह बदल लेनी चाहिए। तभी वो खिड़की की तरफ देखती है और यूनचू को देख लेती है। वो मुस्कुराकर एक्सेन की तरफ इशारा करती है और कहती है कि वो सच में बड़ा शिकारी है। तभी एक पक्षी उड़ता हुआ आता है और वो उसे नीचे आने को कहती है। अपनी एबिलिटी से वो उसे पकड़ लेती है। वो बताती है कि ये एक कैरियर पिजियन है और उसके पास डीमन सप्रेशन डिवीजन का नया मिशन है। एक्सेन उसे पढ़कर तुरंत निकलने लगता है। यूहुई पूछती है
कि क्या वो साथ नहीं जाएगी, लेकिन वो कहता है कि अभी नहीं, उसे घर पर रहकर ट्रेनिंग करनी चाहिए और अगर कुछ समझ न आए तो बाकी दोनों से पूछ ले। के फैंग हंसते हुए उसके पास जाती है और कहती है कि अब वो यहाँ सीनियर है। सीन बदलता है और XAN एक बड़ी क्रेटर के पास पहुंचता है। सिस्टम अनाउंस करता है, मिशन 1 डीमन केव्स को साफ करो, मिशन 2 यूई के लिए स्पेशल फीड लाओ। XAN आसपास देखता है और कहता है कि वो सही जगह पर है और इस बार ये अंडर वाटर बैटल होने वाली है। भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जो भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन कर ले ताकि अगली वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले।